नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सबका आईएएस फ्रॉम होम नामक इस नई पहल में। मैं हूं अरविंद कुमार लोधी और आप देख रहे हैं हमारा पहला कोर्स आईएएस बिगिनर्स। सबसे पहले तो सॉरी, माफ़ी चाहता हूं मैं कि ये वीडियो आप तक बहुत देर से पहुंच रहा है। असल में मैं एक छोटा सा स्टूडियो बना रहा हूं, उसकी तैयारी कर रहा हूं जितना मुझसे हो पा रहा है। तो एक स्टूडियो का काम और दूसरा वेबसाइट भी मैं डेवलप कर रहा हूँ, क्योंकि यूट्यूब पर आपको सिर्फ वीडियोज़ मिल सकते हैं, लेकिन वेबसाइट्स पे आप बहुत सारे काम कर सकते हो, जैसे कि क्विज़ वगैरह लगाना है और बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने जीएस पेपर फर्स्ट को डिस्कस किया था। आज बारी है जीएस के सेकंड पेपर की। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी जो टाइमलाइन है पूरे कोर्स की। आपको पता है कि पूरे कोर्स में हमारे 21 टोटल लेक्चर्स हैं, उसमें से ये 7वां आज जीएस सेकंड पेपर, ये हमारा टारगेट है। यदि आप पिछले उसकी थोड़ा सा रिकॉल करें चीज़ों को, तो आपको याद होगा कि हमने पिछले पेपर में पेपर का स्ट्रक्चर देखा था कि जीएस पेपर टोटल 5 सब्जेक्ट से मिलके बना था। और उसमें हमने देखा था कि सबसे पहले इंडियन हेरिटेज और कल्चर था, भारतीय संस्कृति, विरासत और संस्कृति। फिर उसमें आधुनिक भारत का इतिहास था। सो इस तरीके से जो जीएस पेपर 1 था वो हमारे 5 सब्जेक्ट में डिवाइड था। फिर हमने सिलेबस का डिस्कशन भी किया था, एक एक टॉपिक को एनालिसिस किया था, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देखा था कुछ, ताकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको लग जाए उसमें। फिर अप्रोच और स्टडी मटेरियल भी हमने देखा था अलग अलग सब्जेक्ट के लिए। आज भी हम लगभग वही करने वाले हैं, बस ये है कि टॉपिक बदल जाएंगे, सिलेबस बदल जाएगा, लेकिन पढ़ने का तरीका हमारा वही रहेगा। सो आज के पेपर में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन टू जीएस पेपर सेकंड इंट्रोडक्शन देखेंगे, यानी सामान्य परिचय। उसके बाद फिर टॉपिक वाइज सिलेबस एनालिसिस करेंगे, टॉपिक वाइज या सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, इसके बाद फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे, फिर अप्रोच और स्टडी को देखेंगे, अप्रोच और स्ट्रेटजी को देखेंगे, और फिर उसके बाद में स्टडी मटेरियल्स और रिसोर्सेज को। असल में आज थोड़ा सा ये चेंज है, ये जो अप्रोच और स्ट्रेटजी है हम इसको बिल्कुल लास्ट में देखेंगे। ठीक है, स्टडी मटेरियल तो हम लोग साथ में ही देखते जाते हैं, आपको याद होगा। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू जीएस सेकंड पेपर। और इंट्रोडक्शन में हम लोग टोटल 3 चीज़ें पढ़ेंगे, एक तो पेपर का स्ट्रक्चर, फिर मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन और फिर टॉपर्स का स्कोर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रश्न पत्र की संरचना, यानी कि कंपोजिशन ऑफ द पेपर। सो ये जो हमारा पेपर है सामान्य अध्ययन सेकंड पेपर, जो 250 अंकों का होता है। और आपको यदि याद हो तो मैंने आपको बता दिया था कि जितने भी पेपर जिनसे मेरिट बनती है वो सबके सब 250 अंकों के होते हैं। और जो 2 पेपर जो क्वालिफाइंग होते हैं, एक भारतीय भाषा का और एक इंग्लिश का, वो 300 अंकों के होते हैं। ठीक है, सो फिलहाल ये 250 अंकों का है। आपको पता है इस पेपर को हम लोग पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर भी कहते हैं। ठीक है, राज्य व्यवस्था या संविधान का पेपर। सो इसमें जो सबसे पहला खंड है वो हमारा संविधान और शासन प्रणाली ही है, जिसको हम कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन तथा पॉलिटी। ठीक है, इसके बाद जो हमारा सेकंड सब्जेक्ट रहेगा इस पेपर में, वो सब्जेक्ट हमारा लोक नीति एवं सामाजिक न्याय। सो इसमें से आप सामाजिक न्याय को ज़्यादा हाईलाइट करके दिमाग में रखें। इसके बाद जो तीसरा सब्जेक्ट इस पेपर में है हमारा, वो रहेगा शासन व्यवस्था। आप कहोगे शासन प्रणाली और शासन व्यवस्था एक जैसे नहीं लग रहे? नहीं, थोड़ा सा इसमें अंतर है। शासन प्रणाली में हम लोग जो पॉलिटी है उसको पढ़ते हैं। पॉलिटी मतलब जिसमें हमारी राजनेता लोग आते हैं, राजनीतिक पार्टियां आती हैं, कानून कैसे बनता है इत्यादि, ये सब पढ़ते हैं। ठीक है, और शासन व्यवस्था में हम पढ़ते हैं कि कानून किस प्रकार से लागू होता है। मतलब यहाँ शासन के बारे में पढ़ते हैं, यहाँ प्रशासन के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, जितने ये गवर्नमेंट जॉब्स वाले हैं ना, या आप जो तैयारी कर रहे हो, वो सब शासन व्यवस्था के अंतर्गत काम करोगे आप लोग। लेकिन जो राजनीति वगैरह जो होती है ना, वो जैसे निर्वाचन हो गया, चुनाव वगैरह, ये शासन प्रणाली का अंग होता है। ठीक है, सो ये बेसिक सा अंतर है। बाकी पूरा पेपर चूँकि एक ही तरीके का है, तो चीज़ें आपको मिलती जुलती तो मिलने वाली। सो ये तीसरा हमारा सब्जेक्ट था इसमें। इसके बाद जो चौथा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है हमारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध, यानी इंटरनेशनल रिलेशंस। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे आगे। ये पूरे पेपर का मतलब एक स्ट्रक्चर है, संरचना है। ठीक है, सो ये जो 4 सब्जेक्ट इसमें आप जो देख रहे हो ना, इन 4 सब्जेक्ट में कितने कितने अंकों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने कितने अंकों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस सब्जेक्ट से, वो हम अब देखने वाले हैं। सो वर्षवार
या विषयवार अंक भार आप यहाँ पे देख सकते हो इस टेबल में। सबसे पहले आप ये देख लो कि जितने सब्जेक्ट हैं उनको यहाँ पे लिखा है। पिछले वीडियो से तो जिन लोगों ने देख लिया पिछला वीडियो उनके लिए कोई नया नहीं होगा, लेकिन जो लोग नए कई बार जुड़ जाते हैं चैनल से तो उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ। और अभी तो चूँकि चैनल नया नया है तो बहुत सारे नए लोग ही जुड़ेंगे, तो इसलिए मुझे चीज़ों को रिपीट करना पड़ता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने विषय को रखा है, जो चारों विषय हमारे हैं। और इसके बाद 2017 से 2023 तक जहाँ तक हमारे आंकड़े उपलब्ध हैं वहाँ तक मैंने आपको बताया है कि किस खंड से कितने अंकों का पेपर आपका पूछा जाता है। पेपर एक ही रहता है और उसमें अलग अलग खंड नाम भी नहीं दिया रहता, बस एक से लेके शुरू करेगा यूपीएससी और सीधा 20 क्वेश्चन तक आपको दे देगा। कभी ये नहीं बोलेगा कि ये वाला क्वेश्चन पॉलिटी का है, ये लोकनीति का है, ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध का है। वो क्वेश्चन को पढ़ के समझ आता है कि ये कौन से खंड से, ठीक है। अभी जब सिलेबस को डिस्कस करेंगे तो हम बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे सीखेंगे। अभी फ़िलहाल आप देखो कि संविधान और शासन प्रणाली जो खंड है, इस खंड से हमेशा 125 अंकों का पेपर होता है हमारा। ऑलमोस्ट 115, 120, 125 के आसपास अंक होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2017 में 115, फिर 125, फिर 125, फिर 110, फिर 100, फिर 125 और फिर 120। इससे आप अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे कि इस पेपर में संविधान और शासन प्रणाली हमारा लीडिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। इसके बाद लोकनीति और सामाजिक न्याय, तो इसमें 75, 50, 75, 70, 85, 75, 70। इससे आपको समझ आ रहा होगा कि एवरेज आप मिला सकते हो कि 75 अंकों का ये जो खंड है हमारा ये रहता है। शासन व्यवस्था थोड़ा सा वैसा ही है जैसे पिछले पेपर में वर्ल्ड हिस्ट्री का था, कभी प्रश्न आएगा कभी नहीं आएगा। तो 10 अंकों का आता है, कभी जैसे अब यहाँ 25 लिखा है तो एक 10 अंक का, एक 15 अंक का, इस तरीके से कभी कभी बिल्कुल भी नहीं दिया। तो ऐसे आप देख सकते हो कि 10 से लेके 20 अंकों तक आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो शासन व्यवस्था में, ठीक है। लेकिन इसी शासन व्यवस्था का जो पेपर है वो चौथे पेपर, जो जीएस का चौथा पेपर है ना, उसमें भी ये खंड बहुत सारी भूमिका निभाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भले ही ये कमज़ोर हो लेकिन वो आपको कहीं और काम आएगा। तो आप इसको इस तरीके से आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते पढ़ना, ठीक है। और इसके बाद जो फिक्स है बिल्कुल 50 अंकों का आना ही आना है, वो है हमारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध, 50, 50, 50। अभी तक तो ऐसा ही हुआ है, बाकी यूपीएससी गॉड नोज़ और यूपीएससी नोज़, नहीं मालूम कि कब इसमें क्या हो जाए। और मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का इसका वेटेज बढ़ेगा ही, कम तो नहीं होने वाला। जिस तरीके से अभी विश्व की स्थिति चल रही है, युद्ध पे युद्ध चल रहा है अलग अलग क्षेत्रों में, ठीक है ना, अपनी अपनी शक्तियाँ बढ़ाने में लगे हैं राज्य, तो मुझे लगता नहीं है कि इसका वेटेज कम होने वाला है। सो ये हो गया कि किस खंड से कितने अंकों का रहता है पेपर हमारा। अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा देख लेते हैं कि टॉपर्स कितने अंक प्राप्त करते हैं इस पेपर में। सबसे पहले पिछले साल अभी जो एग्ज़ाम हुआ है 2024 में रिजल्ट आया था, तो 2023 का जो एग्ज़ाम है 24 में रिजल्ट आया था, उसके टॉपर्स नाम आपको याद होंगे, पिछले पेपर में बताया था मैंने। आदित्य श्रीवास्तव, अनिमेष प्रधान और अनन्या रेड्डी। रैंक इनकी आप देख सकते हो, पहला, दूसरा, तीसरा। इनमें इनको अंक मिले हैं, आदित्य श्रीवास्तव को मिले हैं 132, फिर 127 और 121। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये 120 के नीचे नहीं है टोटल 250 में से, ठीक है। इसके बाद फिर आप और पिछले साल का देखोगे 2022-23 का, तो उसके टॉपर्स के नाम तो आपको याद होंगे, इशिता किशोर, गरिमा लोहिया और उमा हारथी। तो जीएस सेकंड पेपर जो 250 अंकों का होता है उसमें से इशिता किशोर 130, गरिमा लोहिया 131 और उमा हारथी 116। आप यहाँ भी देख सकते हो, यदि आप औसत निकालोगे 125 के आसपास रहेगा आपका। सो यदि इसको छोड़ दिया जाए 116 को, तो अभी भी ये 120 के नीचे तो नहीं है, ये मान के चलें आप, ठीक है। इसके बाद एक और साल का हम ले लेते हैं 21-22 का। 21-22 में आप देख सकते हो कि जो टॉपर हैं श्रुति शर्मा, अंकिता अग्रवाल और गामिनी सिंगला, जिनकी 3rd रैंक थी, उनकी मार्कशीट अवेलेबल है नहीं मेरे पास, इंटरनेट पे भी नहीं है, तो मैंने 4th रैंक ऐश्वर्य वर्मा को ले लिया। यहाँ पे आप देख सकते हो श्रुति शर्मा 128, फिर अंकिता अग्रवाल 121 और ऐश्वर्य वर्मा 120। यहाँ भी अभी 120 के नीचे ये लोग नहीं हुए हैं। इसका मतलब जीएस का सेकंड पेपर कुछ सालों से अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। जनरली लोग इसको कठिन मानते हैं जीएस 1 की तुलना में, ठीक। अब यहाँ जो स्टार लगाया ये मैंने इसलिए लगाया कि
हिंदी मीडियम के एक अभ्यर्थी ऐसे भी हैं, प्रहलाद नारायण शर्मा, जिनको इसी साल 2021-22 में इन दोनों से ज़्यादा अंक मिले हैं। 124 हैं उनके, अभी दिखाऊंगा मैं आपको आगे हिंदी मीडियम में। तो ये अभी जितने हैं ये सब इंग्लिश मीडियम के हैं, लेकिन ध्यान रखना थोड़ा सा। अब हिंदी मीडियम का भी देख लो। हिंदी मीडियम में जो 3 नाम आपको हमेशा याद रहेंगे, एक निशांत जैन हो गए, एक रवि सिहाग हो गए, एक गंगा सिंह हो गए। इनकी रैंक आप देख सकते हो डबल डिजिट में है, 13, 18 और 33। हालांकि इनके जो साल हैं, ईयर, वो अलग अलग हैं। एक 14 है, एक 16 है, एक 21 है। इनको आप देखोगे तो इनकी जो ओवरऑल स्कोरिंग है बहुत कम है। निशांत जैन की 88 है केवल, फिर रवि कुमार सिहाग के 118 ठीक हैं फिर भी। इसके बाद जो गंगा सिंह हैं उनको मिले हैं 83। हालांकि ये उन सालों में नहीं है जिनको अभी मैंने दिखाए थे, ठीक है। ये 21 वाले की तुलना आप ज़रूर कर सकते हो। पिछले समय में मतलब जो 2014 और 16 आप देख रहे हो ना, उस टाइम पे सबको ऐसे ही मिलते थे। 100 यदि किसी का पहुंचाए तो बहुत बड़ी बात होती थी उस टाइम पे। सो हिंदी माध्यम की ये पहली लिस्ट थी। दूसरी लिस्ट में यदि आपको देखना हो तो दूसरी लिस्ट में आपको मिलेंगे कृतिका मिश्रा, और ये हैं प्रहलाद नारायण शर्मा जिनकी मैं चर्चा कर रहा था, 124 हैं इनको। और बाकी दिव्या तन्वर 110 और कृतिका मिश्रा को 106, ठीक है। सो आप इससे मोटा मोटा अंदाज़ा लगा सकते हो और अपना स्कोर आप चाहो तो 120, 130 के आसपास आप टारगेट कर सकते हो, जैसा आपको उचित लगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और सिलेबस को डिस्कस करते हैं, जो कि हमारे वीडियो का मेन मुद्दा होता है। सिलेबस डिस्कशन में चूंकि आपको पता है टोटल हमारे 4 सब्जेक्ट हैं, और 4 सब्जेक्ट में से सबसे पहला है कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी, तो उसी का सिलेबस हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं। तो ये रहा हमारा वो पीडीएफ। इस पीडीएफ में है ये हमारा सेकंड पेपर का पूरा सिलेबस जीएस के। और मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि ये जो पीडीएफ आपके सामने है ये यूपीएससी द्वारा जारी किया गया ओरिजिनल पीडीएफ नहीं है, ठीक है। ये जो आपको लिखा हुआ मिल रहा है ये बिल्कुल सेम है, ठीक, लेकिन ये वो पीडीएफ नहीं है। वो इसलिए क्योंकि आप यदि हिंदी का नोटिफिकेशन डाउनलोड करोगे तो आपको हिंदी वाला मिलेगा, इंग्लिश वाले में केवल इंग्लिश मिलेगा। और मैं चाहता था कि दोनों चीज़ें आपके सामने एक साथ रहें, जिससे आप सही तरीके से समझ पाओ। और दूसरा, यूपीएससी वाले सिलेबस में आपको जो नहीं मिलेगा वो है ये हेडिंग, ठीक है। ये हेडिंग यूपीएससी ने नहीं दी। वो सिलेबस को पढ़ के आपको समझ आएगा कि कौन सा पॉलिटी वाला है, कौन सा गवर्नेंस का है, कौन सा सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय का है। तो आपकी सुविधा के लिए ये मैंने यहाँ पे अलग से लिख दिया है, और इसको मैं पिंड कमेंट में, जैसे पिछले वीडियो में आपको दिया है वैसे ही करके इसको डाल दूंगा, तो आप वहाँ से चाहो तो इसको डाउनलोड भी कर लेना। तो आइए फिर एक एक करके डिस्कस करते हैं इसको। सबसे पहले भारतीय संविधान और शासन प्रणाली वाला जो खंड है उसको हम देख रहे हैं। इसमें जो पहला पॉइंट है वो है भारतीय संविधान। और भारतीय संविधान के अंतर्गत क्या क्या आपको पढ़ना है, तो यूपीएससी कहता है आपको ऐतिहासिक आधार देखना है। ऐतिहासिक आधार मतलब जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था उस टाइम भी कुछ नियम कानून आए थे। फिर उसके बाद जब 1858 के बाद भारत का शासन सीधे ब्रिटिश ताज के क्राउन के हाथों में चला गया, ब्रिटेन के सम्राट के हाथों में, तो वहाँ से भी फिर अलग अलग हमारे एक्ट आते हैं। 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म हो गया, और सबसे इम्पोर्टेंट 1935 यानी कि 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो ये धीरे धीरे करके ऐसे बनते बनते आज का हमारा संविधान बना है। तो ऐतिहासिक आधार कैसा रहा, यूपीएससी चाहता है कि आप उसको पढ़ें। संविधान का पूरा विकास कैसे हुआ वो देखें। संविधान की विशेषताएं, जैसे कि हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, और क्या क्या विशेषताएं हैं, तो और ये अलग अलग देशों के संविधानों से इसमें प्रावधान लिए गए हैं और भारत के अनुसार उनमें संशोधन करके उसको बनाया गया। तो ऐसी बहुत सारी विशेषताएं हैं हमारे संविधान की। यूपीएससी कहता है कि आप वो भी पढ़ें। संशोधन अभी तक कौन कौन से हुए हैं, जो बड़े संविधान संशोधन हैं उनको आपको पढ़ना है, जैसे 42वां संविधान संशोधन या 44वां संविधान संशोधन, या फिर अभी जीएसटी वाला संविधान संशोधन, ठीक है। तो ऐसे वैसे तो 100 से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण वाले संशोधन हैं या कभी कोई चर्चा में आ गए वो संशोधन है, वो भी आपको पढ़ना है। प्लस संशोधन की प्रक्रिया क्या है वो भी आपको देखना है। संविधान में महत्वपूर्ण प्रावधान क्या है, जैसे कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता बहुत इंपॉर्टेंट प्रावधान है। फिर बुनियादी ढांचा क्या है संविधान का। न्यायपालिका कई बार कहती है ना कि ये आपने जो कानून बनाया संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित करता है, इसलिए आपका कानून वैलिड नहीं होगा। तो कई बार क्या होता है, न्यायपालिका पूरा
पूरा का पूरा कानून ही निरस्त कर देती है या फिर उस कानून के किसी एकाध प्रावधान को एलिमिनेट कर देती है। तो जो भी है संविधान के बारे में आपको इतनी चीज़ें पढ़ना है। इसके बाद फिर आगे आप जाओगे तो संघ एवं राज्यों का कार्य, राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व। यहाँ पे दो शब्द समझने लायक हैं आपको, एक तो संघ और दूसरा राज्य। आप कहोगे संघ कौन सा? तो संघ मतलब हमारा देश भारत, भारत राज्यों का संघ है। ये हमारे संविधान के बिल्कुल पहले अनुच्छेद की पहली लाइन लिखी है, ठीक है। भारत राज्यों का संघ होगा। संघ मतलब यूनियन है ना, फेडरेशन नहीं, ये यूनियन लिखा है यहाँ पे। तो संघ और राज्यों के कार्य, राज्य तो आप समझते हो जैसे कि मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, और तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, केरल हो गया, ये राज्य हो गए। और संघ इन सभी राज्यों से मिलके बना हमारा भारत, ठीक है। तो भारत को हम संघ कहेंगे, जिसको हम केंद्र सरकार बोलते हैं। जनरली वो संघ सरकार है, कायदे से केंद्र सरकार गलत है, वो नहीं बोलना चाहिए, पर वो चल गया तो क्या कर सकते हो। तो संघ सरकार और राज्य सरकार। तो सिलेबस कहता है कि भाई आपको उनके कार्य पढ़ना है कि संघ के क्या काम हैं, उनको क्या उत्तरदायित्व मिले हैं, राज्य को क्या काम दिए गए, क्या उत्तरदायित्व हैं। संघीय ढांचे से संबंधित विषय। संघीय ढांचा मतलब राज्यों से मिलके बना पूरा हमारा देश। तो इससे संबंधित विषय क्या क्या हो सकते हैं? इससे संबंधित विषय मतलब जैसे राज्यों को आय कहाँ से हो, क्योंकि बड़े बड़े जो टैक्स वगैरह हैं वो तो हमारी संघ सरकार कलेक्ट करती है। तो संघ सरकार जो टैक्स कलेक्ट करती है वो फिर बाद में राज्यों को बांटा जाता है, ठीक है। जो वित्त आयोग होता है हमारा वो बंटवारा करता है पूरा जितना राजस्व होता है उसका। तो ये भी एक संबंधित विषय हो गया, संघीय ढांचे से संबंधित विषय। इसमें चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं वो भी आपको पढ़ना है। अभी मैं आपको पॉलिटी पढ़ाने नहीं जा रहा हूँ, तो इसलिए मैं बहुत ही लाइट वे में सारी चीज़ों को समझा रहा हूँ, ठीक है। स्थानीय स्तर पर शक्तियों का तथा वित्त का हस्तांतरण। स्थानीय स्तर क्या होता है? देखो हमारे देश में 3 स्तरों पर सरकार चलती है। सबसे पहले तो संघ सरकार जो दिल्ली से चलती है, जहाँ प्रधानमंत्री होते हैं। फिर उसके नीचे आती हैं राज्यों की सरकारें, जो कि राज्य की राजधानियों से चलती हैं। जैसे मध्य प्रदेश जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पे भोपाल राजधानी है, ठीक है। यदि आप राजस्थान का देखो तो जयपुर हो जाएगा। फिर उसके बाद आप गुजरात का देखो तो गांधीनगर हो जाएगा। मतलब जो भी आप राज्य देखोगे, तेलंगाना देखो तो हैदराबाद हो जाएगा। सो इस तरीके से जो राज्य है, राज्य स्तर पर राज्य सरकार होती है, और उसके बाद राज्यों के नीचे आती हैं स्थानीय सरकारें, ठीक है, जिसको आप नगर पालिका या ग्राम पंचायत आपने सुना होगा, ठीक है। ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत, जिला पंचायत। फिर यदि नगर में आप शहर में आ जाओ तो नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, ठीक है। सो इस तरीके से आपको ये स्थानीय स्तर पर सरकारें मिलेंगी। तो यहाँ सिलेबस करा है कि स्थानीय स्तर पर शक्तियों मतलब कि आप किन किन चीज़ों पे कानून बना सकते हो या फिर आप कौन कौन से काम करवा सकते हो। वित्त का हस्तांतरण यानी पैसे का हस्तांतरण। अब चूँकि ग्राम पंचायत टैक्स वगैरह तो लगाती नहीं है, कहीं कहीं पे लगा भी सकती हैं किन्हीं राज्यों में, जनरली ये ऐसा देखने को आता नहीं है। तो ये वित्त कहाँ से मिलता है? फिर इनको मिलता है राज्य के स्तर से, ठीक है। राज्य का जो बजट होता है वो स्थानीय स्तर पर उसको ट्रांसफ़र किया जाता है। तो सिलेबस कहता है कि वो जो ट्रांसफ़र होता है ना, उस ट्रांसफ़र में आने वाली कौन कौन सी चुनौतियां हैं उनसे संबंधित आप पढ़ाई करें। और वो तो आपको करंट अफेयर्स वगैरह में भी देखना पड़ेगा इनको चीज़ों को। सो इस तरीके से आई होप कि आपको ये समझ आया होगा कि संघ और राज्यों के कार्य तथा स्थानीय स्तर पर सरकारें। तो संघ हो गया, राज्य हो गया और स्थानीय स्तर हो गया, ठीक है। तीनों स्तर पर समझ आ गया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण। शक्तियों का पृथक्करण का क्या मतलब? देखो, जनता ने वोट किया और किसी एक व्यक्ति को चुन लिया कि चलो आज से आप हमारे सीएम या पीएम होगे, प्रधानमंत्री होगे या मुख्यमंत्री होगे। अब यदि वो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बन गए तो इसका मतलब उनके पास कुछ शक्तियाँ होंगी कि वो कुछ काम करवा सकें। बिना शक्तियों के काम कैसे करवाएंगे वो? अब होता क्या है कि इन शक्तियों का बंटवारा कैसे हो। अब हमने तो प्रधानमंत्री को भी चुना है, हमने तो मुख्यमंत्री को भी चुना है। किन चीज़ों पर या किन विषयों पर प्रधानमंत्री जी कानून बनाएंगे, किन विषयों पर मुख्यमंत्री जी कानून बनाएंगे?
प्रधानमंत्री जी से मतलब है प्रधानमंत्री और वो पूरी मंत्रिपरिषद, ठीक है, और वैसे ही मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद। तो शक्तियों का वितरण किस तरीके से हो, किस तरीके से पृथक्करण किया जाए, उसके बारे में ये सिलेबस कहता है। तो ये आपको भारत का जो संविधान है ना, उसको आप देखना 7वीं अनुसूची में 3 लिस्ट दी गई हैं आपको। एक लिस्ट आपको मिलेगी जिसको हम कहते हैं संघ सूची, ठीक। दूसरी लिस्ट आपको मिलेगी जिसको हम कहते हैं राज्य सूची। संघ सूची में ऐसे विषय आएंगे जिन पर केवल केंद्र की सरकार या संघ की सरकार कानून बना सकती है, जैसे कि रेल से संबंधित कोई कानून बनाना है, विदेश नीति से संबंधित कोई कानून बनाना है, तो ये संघ की सरकार बनाएगी, ठीक है। इसके बाद राज्य की जो सूची है उसमें ऐसे विषयों की सूची है जिन पर केवल राज्य सरकार, ध्यान रखना मैं बोल रहा हूँ केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है। सो इस तरीके से राज्य की सरकारें अपने विषयों पर कानून बना सकती हैं। फिर एक सूची आपको मिलेगी जिसको हम कहते हैं समवर्ती सूची या कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें ऐसे विषय शामिल होते हैं जिन पर हमारी जो संघ सरकार तथा राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं। कई बार यदि दोनों के बीच में कोई टकराव होता है तो संघ का कानून यहाँ पे ऊपर माना जाता है और राज्य का कानून वहाँ पे अमान्य हो जाता है, ठीक है। सो इस तरीके से ये हो गया शक्तियों का बंटवारा। मैं इतनी ही शॉर्ट में आपको डिटेल में समझा सकता हूँ। बाकी जब मैं पॉलिटी वाला कोर्स लेके आऊँगा तो फिर हम उसमें सारी चीज़ें समझेंगे अलग अलग, ठीक है। सो अभी फ़िलहाल इतना समझ लो। अब जब ये इस तरीके से शक्तियों का बंटवारा यानी खींचतान मचेगी तो जाहिर सी बात है विवाद भी होंगे। तो विवाद को निपटाने के लिए कौन से तंत्र हैं, कौन सी संस्थाएं काम करती हैं देश में, उनके बारे में भी आपको पढ़ना है। इसके बाद फिर अगला पॉइंट है हमारा भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों के साथ तुलना। अन्य देश में कौन कौन से आएंगे, इसमें आपका आ जाएगा जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया और जापान हो गया। तो ये मूल हैं। इसके बाद फिर आप कनाडा वगैरह देख सकते हो या फिर आयरलैंड देख सकते हो। तो इन देशों के साथ तुलना, और विशेष रूप से जब कुछ ऐसा इशू बनता है, कुछ समसामयिक घटनाएं ऐसी होती हैं जिनका संबंध अन्य देशों के संविधानों के साथ हो, या फिर जैसे अभी नवंबर में चुनाव होने, ठीक है, अमेरिका में चुनाव होने, तो वहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि भाई वहाँ की चुनाव प्रक्रिया या यहाँ की चुनाव प्रक्रिया क्या अंतर है, वहाँ की शासन व्यवस्था यहाँ की शासन व्यवस्था में क्या अंतर है। सो ये आपको पढ़ने के लिए बोल रहा है यूपीएससी की आप इसकी भी पढ़ाई रखें थोड़ी सी, ठीक है। तो ये जो अभी तक जितना मैंने आपको बताया ये ऊपर से नीचे तक, इसमें आप देख पा रहे हो कि संविधान और शासन प्रणाली दोनों लिखा है। तो ये जितना अभी मैंने बताया ये संविधान से संबंधित था। अब हम बढ़ते शासन प्रणाली की तरफ। शासन प्रणाली मतलब वही सरकार और सरकार के 3 स्तंभ। सरकार के 3 स्तंभ कौन कौन से? अभी मैंने ऊपर आपको क्या बताया था, संघ सरकार, राज्य सरकार और नीचे स्थानीय सरकार, मतलब ऊपर से नीचे की ओर सरकार के स्तर, 3 स्तर, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ सरकार के जो स्तर, यानी यहाँ पे GOVT लिखें गवर्नमेंट, और समांतर इनके 3 मैं आपको अंग बता रहा हूँ। एक होता है विधायिका जो कानून बनाती है, एक होती है कार्यपालिका जो कानून का क्रियान्वयन करती है, कानून को लागू करती है, और एक होती है न्यायपालिका, मतलब कोई विवाद वगैरह उत्पन्न हो गया या कुछ भी ऐसे मुद्दा आ गया, संविधान की व्याख्या करना हो गया या कुछ भी है, तो उसके लिए होती है न्यायपालिका, ठीक है। तो क्या क्या हो गया, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये सरकार के 3 अंग होते हैं। ये आपको केंद्रीय स्तर पर भी मिलेंगे, ये राज्य स्तर पर भी मिलेंगे और ये स्थानीय स्तर पर भी आपको मिलेंगे। स्थानीय स्तर पर उतने स्पष्ट रूप में नहीं मिलते लेकिन फिर भी मिलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे उन्हीं को हमें पढ़ना है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को। इसमें हम जो पढ़ते हैं ना विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में, इसको हम पॉलिटी के अंतर्गत गिनती करते हैं इसकी, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहले आप देखोगे संसद और राज्य की विधायिका। संसद कहते हैं संघ की विधायिका को, ठीक है, और बाकी राज्य की विधायिका को राज्य विधायिका कहते हैं। तो इसकी संरचना कैसे होती है, जैसे संसद की यदि संरचना देखो तो इसमें लोकसभा एक सदन होता है, एक राज्यसभा एक सदन होता है, फिर उसके बाद राष्ट्रपति जी होते हैं। कोई विधेयक जब जैसे साधारण विधेयक है तो पहले लोकसभा में पारित होगा, फिर राज्यसभा में, या फिर राज्यसभा लोकसभा जो भी है दोनों सदनों से पारित होके
फिर वो राष्ट्रपति जी के पास जाएगा, राष्ट्रपति महोदया उस पर सिग्नेचर करेंगी। अभी महामहिम द्रौपदी मुर्मू हैं तो इसलिए मैं महोदया बोल रहा हूँ। वो उस पर सिग्नेचर करेंगे और वो कानून बन जाएगा, ठीक है। तो विधायिका का काम होता है कानून बनाना। इसी तरीके से राज्य की विधायिका मिलेगी। इसमें भी आपको 2 सदन मिलेंगे, एक विधानसभा, ठीक है, और एक विधान परिषद। विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं होता, कुछ राज्यों में होता है और कुछ राज्यों में केवल विधानसभा होती है, ठीक है। तो ये संसद और राज्य विधायिका, ये दोनों विधायिकाएं हैं, ठीक है। संसद हो गया ऊपर संघ की विधायिका और ये राज्य की विधायिका। तो इनकी संरचना, इनके कार्य का संचालन कि कैसे इसमें विधेयक पेश होता है, फिर कैसे उस पर चर्चा होती है, फिर कैसे वो पारित होता है, फिर कैसे राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल उस पर सिग्नेचर करते हैं, फिर कानून कैसे बनता है, संसदीय विशेष अधिकार और इनसे उत्पन्न होने वाले विषय, ठीक है। इसको आप पढ़ेंगे। जब आप राज्य व्यवस्था पढ़ोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इसके बाद विधायिका तो हो गया, आगे फिर हम पढ़ते हैं कार्यपालिका और न्यायपालिका, सरकार के 2 और अंग, ठीक है। तो कार्यपालिका न्यायपालिका इसी पॉइंट में शामिल कर दिया गया, ठीक। तो इसकी भी हमें संरचना देखना है। कार्यपालिका का क्या काम होता है? ऊपर जो संसद ने या विधायिका ने कानून बनाया उस कानून को लागू करना, ठीक है। विधायिका ने तो कह दिया कि ठीक है ऐसा ऐसा हो, अब ऐसा ऐसा करवाएगा कौन? वो कार्यपालिका करवाएगी, ठीक। और मान लो वैसा वैसा करने में कोई दिक्कत आ रही तो उससे निपटेगा कौन? वो न्यायपालिका निपटेगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, वो तरीका थोड़ा ऐसे ही है समझाने का। तो जो कार्यपालिका और न्यायपालिका है उसकी संरचना, संगठन, कार्य, सरकार के मंत्रालय और विभाग। आपको पता है ना कि जैसे सरकार बनती है तो उसमें कुछ मंत्री होते हैं, मंत्रियों को अलग अलग मंत्रालय दिए जाते हैं, हर एक मंत्रालय के फिर विभाग होते हैं, ठीक। मैंने आपको समझाया था सिविल सर्विसेज वाले वीडियो में, आप याद करो, ठीक है। सो जिसने नहीं देखा वो वहाँ पे जाके देख लेना प्लेलिस्ट में। तो मंत्रालय और विभाग। प्रभावक समूह, प्रभावक समूह किसको कहते हैं? प्रेशर ग्रुप। जैसे सरकार ने कोई कानून बनाया लेकिन एक समूह को लग रहा है यार ये कानून तो हमारे हितों की अवहेलना कर रहा है या फिर हमें इससे कुछ दिक्कत है, कुछ नुकसान है, तो वो सरकार पे दबाव डालते हैं। दबाव डालने का मतलब प्रभाव डालते हैं, इसलिए उस समूह को प्रभावक समूह कहा जाता है। तो ऐसे बहुत सारे समूह होते हैं, एनजीओज वगैरह होते हैं। औपचारिक, अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली। जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का यदि आपने नाम सुना होगा तो देश का वो सबसे बड़ा प्रभावक समूह है वर्तमान समय में, ठीक है। तो इस तरीके से अन्य और भी होते हैं, आप उनके बारे में पढ़ेंगे, उनकी भूमिका को पढ़ेंगे कि वो शासन प्रणाली में किस प्रकार से अपना रोल प्ले करते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर यदि आप आगे बढ़ेंगे तो एक पॉइंट आपको मिलेगा जनप्रतिनिधि अधिनियम। आप देख रहे हो यूपीएससी ने अलग से मेंशन किया इसमें सिलेबस को, ठीक है, जनप्रतिनिधि अधिनियम को। तो जनप्रतिनिधि अधिनियम, जनप्रतिनिधि का क्या मतलब होता है? जन माने लोग और प्रतिनिधि मतलब जनता ने जिनको चुना है वो उनके प्रतिनिधि, उनका नेतृत्व करने वाले, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव। तो कुल मिला के आप इनको राजनेता समझ सकते हो। बस थोड़ा सा अंतर ये होता है जनप्रतिनिधि कहने का कि राजनेता आप उस व्यक्ति को भी कह सकते हो जो वर्तमान में किसी भी पोस्ट पर नहीं है, जो वर्तमान में जनता ने उसको चुना नहीं है या जो चुनाव हार गए हैं या जो भी है, ठीक है, उनको हम जनप्रतिनिधि नहीं कह सकते हैं। अनौपचारिक रूप से कह सकते हैं लेकिन औपचारिक रूप से नहीं कह सकते। औपचारिक या फॉर्मल तरीके से या ऑफिशियली किसी को हमें जनप्रतिनिधि कहना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो सरपंच से लेकर ग्राम प्रधान या ग्राम सरपंच से लेकर ऊपर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक या संसद का कोई सांसद हो या विधानसभा का कोई विधायक हो, अगर वो विधायिका का हिस्सा है, किसी भी विधायिका का, चाहे संघ स्तर पर, चाहे राज्य स्तर पर या चाहे पंचायत या नगर पालिका स्तर पर, कहीं पर भी यदि वो चुने हुए रूप में है तो हम उसको जनप्रतिनिधि कहेंगे, ठीक है। सो जनप्रतिनिधि एक अधिनियम है, 1951 में आया था। उसकी मुख्य विशेषताएं आपको पढ़नी है, कुछ अमेंडमेंट भी हुए, कुछ संशोधन भी हुए, वो आपको पढ़ना है, देखना है कि क्या क्या उसमें बोला गया है कि राजनेताओं को किस तरीके से रहना है, किस तरीके से प्रचार करना है, किस तरीके से आचार संहिता लागू होगी, ठीक है। और उसी संदर्भ में आप निर्वाचन आयोग की भूमिका वगैरह को भी पढ़ेंगे। राजनीतिक पार्टियां किस तरीके से बनती हैं, दल बदल कानून किस तरीके से काम करता है,
तो वो सब एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ें आप जब जनप्रतिनिधि अधिनियम पढ़ोगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। कौन से लोग चुनाव लड़ने के योग्य हैं, कौन से अयोग्य घोषित किए जाएंगे, ये सारी बातें आपको यहाँ पे मिलेंगी, ठीक। मैं बहुत मोटा मोटा बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग बिगिनर्स हैं। अभी डिटेल में जाऊँगा तो ऊपर से निकल जाएगा सब, और डिटेल में अभी जा भी नहीं सकते, पॉसिबल भी नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है। तो ये फिर जनप्रतिनिधि अधिनियम के बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक लाइन फिर से ड्रॉ करी है, ये सिलेबस का अगला खंड है, ठीक है। अब पॉलिटी वगैरह एक प्रकार से समाप्त हो गई। अब चलते हैं हम कुछ ऐसे विशेष जो जैसे आयोग होते हैं, समितियाँ होती हैं ना, या संवैधानिक कुछ पद होते हैं, तो उनके बारे में ये अलग से खंड मैंने लाइन खींची, यूपीएससी ने नहीं खींची। यूपीएससी ने तो बिल्कुल सीधा सीधा सारे पॉइंट दे दिए एक साथ। आप ओरिजिनल वाले सिलेबस को भी मिला लेना, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना रहे किसी भी प्रकार का। तो विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति। संवैधानिक पद क्या होता है? संवैधानिक पद का मतलब ऐसा पद जिसका उल्लेख भारत के संविधान की जो किताब है ना पूरी, उसमें उल्लेख किया गया हो, वो संविधान का संवैधानिक पद कहलाएगा। विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियाँ। संवैधानिक निकाय, निकाय क्या होता है? निकाय माने जैसे कोई आयोग बन गया जिसमें 4 लोग हैं या 5 लोग हैं, एक अध्यक्ष है, बाकी उपाध्यक्ष है, सदस्य वगैरह हैं। तो इस तरीके से जो आयोग होता है, समितियां होती हैं, अगर संविधान में उनका उल्लेख है तो वो संवैधानिक निकाय कहलाएंगे, ठीक है। तो उनके कार्य क्या हैं, उनकी शक्तियां क्या हैं, उनके दायित्व क्या क्या दिए गए उनको, वो सारी चीज़ें। इसके बाद फिर सांविधिक निकाय। सांविधिक का मतलब ये भी एक निकाय है, संवैधानिक निकाय, और सांविधिक निकाय भी एक निकाय है, लेकिन संवैधानिक निकाय का सीधा उल्लेख आपको संविधान में मिलेगा, सांविधिक निकाय का उल्लेख संविधान में नहीं मिलेगा। तो फिर कहाँ मिलेगा? देखो, संसद ने कोई कानून बनाया, उस कानून में ही प्रावधान किया कि भाई एक ऐसा ऐसा आयोग होगा, तो वो आयोग फिर चूंकि कानून में उसका उल्लेख है, विधि में, विधि कानून उर्दू शब्द, विधि हिंदी शब्द, ठीक है। तो विधि में जिसका उल्लेख है वो सांविधिक निकाय, और संविधान में जिसका डायरेक्टली उल्लेख है वो संवैधानिक निकाय। समझ गए? सो इस तरीके से ये ऊपर वाले पॉइंट में आप संवैधानिक निकायों की बात करेंगे और संवैधानिक पदों की बात करेंगे, नीचे सांविधिक निकायों की बात करेंगे। और 2 प्रकार के और निकाय होते हैं, रेगुलेटरी और क्वेसी जुडिशियल। क्वेसी जुडिशियल मतलब होता है अर्ध न्यायिक। रेगुलेटरी बॉडी का मतलब होता है, या विनियामक निकाय का मतलब होता है कि आप सिर्फ नियम बनाओगे, आप सिर्फ इंस्ट्रक्शंस या डायरेक्शंस दोगे कि भाई आपको कैसे कैसे काम करना है। इसके बाद अर्ध न्यायिक निकाय। अर्ध न्यायिक निकाय का मतलब होता है कि ये निकाय दंड भी दे सकता है किसी को। पूरा ये न्यायपालिका तो नहीं है, लेकिन कुछ न्यायिक शक्तियाँ इसके पास हैं, जैसे कि एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, है ना, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। तो इसके पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं कि जैसे कोई व्यक्ति है और वो इस तरीके से कुछ काम कर रहा है जो एनजीटी की गाइडलाइंस के अंडर नहीं आता है या उनको वायलेट करता है, तो एनजीटी उसके ऊपर जुर्माना लगा सकता है, ठीक है, उसको अर्थदंड दे सकता है कि चलो इतने का आपको फाइन लगेगा, पेनल्टी लगेगी, आपने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया। अब हम आगे बढ़ते हैं, और वैसे तो यहाँ पे ये पॉलिटी वाला खंड समाप्त हो गया। अब हम ऐसा करते इनके क्वेश्चंस देख लेते थोड़ा सा, कि इतना जो सिलेबस है ये पॉलिटी, चूँकि आपको पता है अभी देखा था हमने 120 अंकों का आधा पेपर तो यही रहता है पॉलिटी वाला खंड, उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा रहता है लोक नीति और अन्य दूसरे सामाजिक न्याय वगैरह। सो फिलहाल अभी हमने जो देखा इसके लिए हम क्वेश्चंस वगैरह को देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको पिछले सालों के मैंने टोटल 5 क्वेश्चन उठा के रखे हैं आपके लिए, ताकि आपको समझ आ जाए कि जो सिलेबस अभी हमने देखा उससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने वो है कि संवैधानिक रूप से न्यायिक स्वतंत्रता की गारंटी लोकतंत्र की एक पूर्व शर्त है। कहने का मतलब न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान में उसका उल्लेख हो तभी लोकतंत्र की गारंटी दी जा सकती है, ये उसकी पूर्व शर्त है। आप इस पर टिप्पणी करो। कहने का मतलब लोकतंत्र की तब तक कोई गारंटी नहीं जब तक न्यायपालिका स्वतंत्र ना हो, ठीक है। और स्वतंत्र ऐसे नहीं कि किसी ने कह दिया ठीक है हाँ स्वतंत्र हो, संविधान में उसका उल्लेख होना चाहिए। तो ये तीनों बातें आपके आंसर में आनी चाहिए।
इसके बाद फिर आगे आप देखोगे तो अगला क्वेश्चन देखो दिखने में कितना लंबा है, लेकिन जो क्वेश्चन जितना लंबा उतना आसान, उसको समझने में थोड़ा आसानी हो जाती है, बस थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है पढ़ने में, तो वो चलेगा, अब है तो सबके लिए, उसमें क्या है। भारत का संविधान अत्यधिक गतिशीलता की क्षमताओं के साथ एक जीवंत यंत्र है। आगे फिर ये बोल रहा है कि यह प्रगतिशील समाज के लिए बनाया गया एक संविधान है। प्रगतिशील समाज का मतलब है आज कुछ और है, फिर विकास किया, कुछ और हो गए, नए नए तौर तरीक़ों को, नई संस्कृति को अपनाने लगे। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि भारत के संविधान की प्रासंगिकता ख़त्म नहीं होगी कि नहीं अब पहले हम ऐसे थे तो अब ऐसे हो गए, तो ऐसा करो पुराना संविधान फेंक दो, नया बनाते हैं। प्रश्न कह रहा है कि यह हमारा जो संविधान है वो गतिशीलता की क्षमताओं से भरपूर है। अब ये तो एक उन्होंने वाक्य बोला, अभी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा कि आपको क्या करना है, क्वेश्चन अब आएगा। जीने के अधिकार तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में हो रहे निरंतर विस्तार के विशेष संदर्भ में। अब जिसको मालूम होगा जीने का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, न्यायपालिका इसमें निरंतर वृद्धि करती जा रही, ठीक है। अभी हाल ही में स्वच्छ पर्यावरण या स्वच्छ वातावरण को भी जीवन के अधिकार के अंतर्गत घोषित कर दिया है न्यायपालिका ने, ठीक है, कि भाई स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार भी जो मनुष्य के जीवन का मूल अधिकार है। जबकि ये मूल संविधान में ऐसा नहीं था, न्यायपालिका ने व्याख्या करके उसको बढ़ा दिया आगे, ठीक है। सो इस तरीके से ये जो घटनाक्रम हुआ, तो फिर यूपीएससी ने क्वेश्चन दे दिया कि चलो इसके विशेष संदर्भ में उदाहरण के साथ बताओ। उदाहरण के साथ मतलब जैसे अभी उदाहरण मैंने दिया कि पर्यावरण वाला शामिल कर दिया, तो ऐसे कुछ एक दो उदाहरण दे के आप बताओ कि ये जो कथन है ये सत्य है। मतलब आपको ये सिद्ध करना, कुल मिला के इसकी व्याख्या करना है ऊपर वाले कथन की। क्वेश्चन समझ आया? ऊपर ये जो कथन इन्वर्टेड कॉमा दिख रहा है, ये एक कथन है, स्टेटमेंट, इसकी व्याख्या करना है। व्याख्या किन आधारों पे करना है? तो एक जीने के अधिकार और एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में जो विस्तार हो रहा है उसके संदर्भ में, उसके लाइट में व्याख्या करना है, ठीक है। तो इसको भी आपको मतलब ये 250 शब्दों में लिखना था, 15 अंक आपको मिलेंगे, ऊपर वाला 150 शब्दों का है, 10 अंकों का, ठीक है। इसके बाद अगला या तीसरा क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन मैंने 2023 और 22 और 21 इन तीन में से किन्हीं सालों में से उठाए हैं, तो आप देख सकते हो, ज़्यादा पुराने नहीं हैं। और भारत के राज्य मतलब जैसे कि राजस्थान, जैसे मध्य प्रदेश, जैसे तेलंगाना, जैसे कर्नाटक, जैसे महाराष्ट्र। तो भारत के राज्य शहरी स्थानीय निकाय पढ़ा था अभी सिलेबस में। तो शहरी स्थानीय निकायों को कार्यात्मक और वित्तीय दोनों ही रूप से सशक्त बनाने के प्रति अनिच्छुक प्रतीत होते हैं। कहने का मतलब है कि भारत के राज्य नहीं चाहते कि हमारी नगर पालिकाएँ और जो ग्राम पंचायतें हैं वो फंक्शनली यानी कार्यात्मक रूप से और वित्तीय तरीके से सशक्त बने। वो ऐसा नहीं चाहते, उनकी इच्छा नहीं है ऐसी राज्यों की, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है। और फिर क्वेश्चन कह रहा है कि टिप्पणी कीजिए इस लाइन पर। तो क्या आपको ऐसा लगता है? और यदि आपको लगता है तो फिर ये चूँकि सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है तो आपको सबूतों के साथ, तथ्यों के साथ, न्यूज़पेपर में आपने कोई न्यूज़ वगैरह पढ़ी हो या फिर अपने आसपास कुछ ऐसा आपने देखा हो अपनी जनपद पंचायत या ग्राम पंचायत में कि भाई यहाँ पे जो राज्य सरकारें हैं चाहें तो ऐसा कर सकती हैं लेकिन वो नहीं कर रही हैं, तो ऐसे आप कोई एक सटीक उदाहरण उठा लो और उसके आधार पे आप 150 शब्दों में व्याख्या कर दो। मैं नहीं कह रहा कि आपको 4-5 उदाहरण लेने, नहीं, अगर सटीक उदाहरण है, ज़बरदस्त उदाहरण है तो एक पर्याप्त है। उसी उदाहरण के आसपास आप अपने 150 शब्द पूरे कर दो, हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर चौथा क्वेश्चन है, विधायी कार्यों के संचालन में, विधायी कार्य मतलब कानून बनाने का काम, ठीक है। विधि शब्द याद रखना, विधि माने कानून, ठीक। तो विधायी कार्यों के संचालन में व्यवस्था एवं निष्पक्षता बनाए रखने में, व्यवस्था और निष्पक्षता बनाए रखने में, सर्वोत्तम लोकतांत्रिक परंपराओं को सुगम बनाने में, सर्वोत्तम लोकतांत्रिक परंपराएं, कठिन शब्द हैं, धीरे धीरे समझ आ जाएंगे आपको। राज्य विधायिकाओं के पीठासीन अधिकारियों की भूमिका का विवेचन कीजिए या विवेचना कीजिए। तो राज्य विधायिका मतलब यहाँ संसद की बात नहीं हो रही, संघ वाली, मैंने आपको 3 लेवल बताए थे, 1, 2 और 3। तो यहाँ राज्य विधायिकाओं की चर्चा हो रही। पीठासीन अधिकारी कौन होते हैं? पीठासीन अधिकारी जैसे कि स्पीकर, विधानसभा का स्पीकर, विधानसभा अध्यक्ष, और विधान परिषद में सभापति, ठीक है। जैसे आप संसद में देखोगे तो संसद में जो स्पीकर होते हैं
संसद के अध्यक्ष, लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा में होते हैं सभापति। ठीक है, तो ये पीठासीन अधिकारी कहलाते हैं। इनकी क्या भूमिका है सर्वोत्तम लोकतांत्रिक परंपराओं को सुगम बनाने में तथा विधायी कार्यों की व्यवस्था और निष्पक्षता को बनाए रखने में। ये करंट में चूँकि बहुत सारे इश्यूज चले थे, चर्चाएं हुई थी, कुछ आरोप प्रत्यारोप भी हुए थे कि ये पक्षपात करते हैं या कुछ भी, तो इस आधार पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। 250 शब्दों में इसको आपको आंसर करना है। 15 अंक आपको मिल जाएंगे। ऑब्वियसली नहीं मिलेंगे, कुछ कम मिलेंगे। 15 में से 15 थोड़ी मिलेंगे, आपके स्कूल का एग्ज़ाम थोड़ी है ये। इसके बाद फिर 5वां क्वेश्चन मैंने उठाया है संसदीय समिति प्रणाली। देखो, संसद में जो कानून बनता है वो एकदम से ऐसे नहीं कि हमारे जो विधायक और मतलब सांसद लोग बैठे हैं वो सीधा वहीं संसद में बना दिया और हो गया कानून, ऐसे नहीं होता है। संसदीय समितियां यदि ना हो ना तो कानून उतने अच्छे से बन ही नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि राजनेता लोग उतने एक्सपर्ट नहीं होते। उसके लिए फिर संसदीय समितियां होती हैं। कोई विधेयक आएगा तो संसदीय समिति के पास, किसी के पास भेज दिया जाएगा, या फिर कुछ बजट वगैरह का काम है तो संसद की और दूसरी समितियां हैं। ठीक है, संसद में 2 प्रकार की समितियां होती हैं, एक स्थायी समिति यानी स्टैंडिंग कमेटी और दूसरी तदर्थ समिति या एडहॉक कमिटीज़। तो ये दोनों अलग अलग तरीके से काम करती हैं। स्थायी समितियां स्थायी होती हैं और तदर्थ समितियां विशेष मुद्दों के लिए बनाई जाती हैं, उसके बाद वो समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, तो संसदीय समिति प्रणाली ये जो काम करती है, ये भारतीय संसद के संस्थानीकरण में वित्तीय समितियों ने कहाँ तक मदद की है, ये प्रश्न पूछ रहा है आपसे। ठीक है, पहले तो संसदीय समिति प्रणाली की आप संरचना को समझाएंगे, उसके बाद फिर संस्थानीकरण का मतलब है कि जो नियम कानून या व्यवस्था ठीक से बनी रहे, उसमें वित्तीय समितियां कहाँ तक मददगार साबित हुई हैं, ये भी आपको 250 शब्दों में आंसर करना है फॉर 50 मार्क्स। और स्टडी मटेरियल यदि कौन कौन सा आपको यूज़ करना है, तो मैं आपको 3 तरीके से समझाता हूँ। एक तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, दूसरा सिलेबस कवरेज के लिए, फिर एडवांस के लिए। तो सबसे पहले ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाला आप देख सकते हो। इसमें आपको 2 बुक्स पढ़नी है NCERT क्लास 11th की, एक राजनीतिक सिद्धांत और भारत का संविधान। ये दोनों आपको पढ़ना है, जिसमें से ये दूसरी वाली तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। इसके बाद पाठ्यक्रम के कवरेज में आपको पता होगा कि मैं कौन सी बुक के बारे में बोलने वाला हूँ। मैकग्रॉ हिल पब्लिकेशन, दिल्ली से प्रकाशित होती है, M लक्ष्मीकांत सर की बुक है, भारतीय राजव्यवस्था, भारत की राजव्यवस्था। ठीक है, इसके बाद फिर एडवांस स्टडी के लिए आपको उन्नत अध्ययन के लिए करंट अफेयर्स को पढ़ना है, कोर्ट की जो टिप्पणियां हैं, न्यायालयों की टिप्पणियां या फिर निर्णय वगैरह, या फिर महत्वपूर्ण अधिनियम जो चर्चा में है, न्यूज़ में है, उनको देखना है। और मूल संविधान, मैं आपको अभी एक वेबसाइट बताने वाला हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना ओरिजिनल संविधान को। ठीक है, सरकार की ही वेबसाइट है वो, कोई प्राइवेट वेबसाइट नहीं है। तो ये आपके स्टडी सोर्सेज हो जाएंगे संविधान और शासन प्रणाली के लिए। वेबसाइट जिनकी मैं चर्चा कर रहा था, तो सबसे पहले जैसे मान लो कोई विधेयक है जो लोकसभा में अभी चल रहा है या पारित हो गया है, जो भी है, तो उसकी सारी डिटेल आपको लोकसभा की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी। ये वेबसाइट का लिंक मैंने यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, लोकसभा.nic.in, उस पर आप जाओगे, थोड़ा बहुत इधर उधर घूमो फिरोगे, आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद ठीक लोकसभा के जैसे दूसरा सदन राज्यसभा है, उच्च सदन, तो इसमें राज्यसभा.nic.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आपको राज्यसभा से संबंधित कानून वगैरह मिल जाएंगे, चल रहे हैं तो वो भी मिल जाएंगे, लंबित हैं जो वो भी मिल जाएंगे, और जो पास हो गए हैं वो भी मिल जाएंगे। इसके बाद फिर एक विधायी विभाग, कानून और न्याय मंत्रालय के अंतर्गत जो विभाग है, उसकी वेबसाइट है इंडिया कोड करके, indiacode.nic.in। ये वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको ऑलमोस्ट सारे कानून, देश के जितने भी कानून हैं सब के सब यहाँ पे मिलेंगे, और भारत के संविधान की जो मूल प्रति है वो भी आपको यहीं पे मिल जाएगी PDF के फॉर्म में। ठीक है, सो यहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, ताकि संदर्भ के रूप में जब भी आपको लगे तो आप ओरिजिनल संविधान को देख सकें। और फिर कोई दिक्कत हो तो बताना फिर मुझे कमेंट में, फिर देखते हैं आपकी समस्या को कैसे हल करना है। तो अभी ये पॉलिटी वाला खंड हमारा पूरा हो गया। ठीक है, अब हम इस GS पेपर के सेकंड वाले चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे, और उसमें हम डिस्कस करेंगे पब्लिक पॉलिसी एंड सोशल जस्टिस, लोक नीति तथा सामाजिक न्याय। तो सबसे पहले तो इसके सिलेबस को ही डिस्कस कर लेते हैं। तो ये है आपका सिलेबस लोक नीति और सामाजिक न्याय का।
इसमें पहला पॉइंट है सरकारी नीतियाँ। सरकारी नीतियाँ मतलब सरकार क्या क्या काम करना चाहती है, किस तरीके से सरकार की मंशा है। और नीतियाँ हो गया कोई योजनाएं वगैरह। तो सरकार ने कोई नीति बनाई, चाहे वो रेलवे के लिए बनाई, चाहे मतलब सड़कों के लिए बनाई, या फिर ऊर्जा के भंडारण के लिए बनाई, या फिर विदेश से आयात निर्यात के लिए कुछ बनाया। तो सरकार जितनी भी नीतियाँ बनाती हैं उनका कार्यान्वयन, वो नीतियाँ और उनका कार्यान्वयन, इसीलिए इसका नाम मैंने लोक नीति रखा। ठीक है, लोक मतलब होता है हमारा पूरा समाज, आप जिसको कह सकते हो। ठीक है, लोक से मतलब सरकार से अर्थ होता है सरकारी। ठीक है, तो सरकार की नीतियों को लोक नीति कहते हैं। तो उसमें लोक नीतियाँ और उनका कार्यान्वयन, ये हेडिंग, इसमें ये हेडिंग शायद मैंने ही दी है, आपको इस सिलेबस में मिलेगी वो यहाँ से मिलेगी। ठीक है, मैंने इसको क्लैरिफाई किया है, सिलेबस को थोड़ा सा चेंज बिल्कुल नहीं है, जैसा यूपीएससी का है बिल्कुल शब्दशः वैसा ही है। तो सरकारी नीतियाँ तथा विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप, विकास, ठीक है, तो डेवलपमेंट से संबंधित चीज़ें हैं। उनके अभिकल्पन, अभिकल्पन मतलब होता है, अब ऐसे समझ नहीं आएगा आपको जब तक आप यहाँ डिज़ाइन शब्द लिखा ना देख लो। तो हस्तक्षेप के तथा उनके अभिकल्पन और कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय। कार्यान्वयन मतलब इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, अब सरकार ने मान लो कोई ऐसे फैक्ट्री वगैरह बनाने का सोचा, तो उसमें पर्यावरण का कोई इशू आ जाएगा, या फिर पता लगा कोई डैम बनाने का सोचा तो बहुत सारे गाँवों को विस्थापित करने की बात आ जाएगी। तो उसमें जितने भी विषय उत्पन्न हो रहे हैं उन सबसे क्वेश्चन बना सकती है यूपीएससी का, ऐसा कहना है। इसके बाद फिर लोकनीति हो गया। फिर मैंने कहा था कि उसी में आप एक और नाम जोड़ लोगे, जैसे लोकनीति हो गया तो इसमें आप विकास शब्द और जोड़ सकते हो चाहो तो, बाकी एक ही पॉइंट है, उसके लिए जोड़ने की ज़रूरत नहीं है अलग से। तो अगला जो पॉइंट है विकास प्रक्रिया तथा विकास उद्योग, इसमें गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, विभिन्न समूहों और संघों, दानकर्ताओं, लोकोपकारी संस्थाओं, लोकोपकारी मतलब लोक पर जो उपकार करती हैं संस्थाएं, चैरिटी वगैरह है ना, चैरिटेबल, यहाँ लिखा होगा शायद, ये लिखा है चैरिटीज़। ठीक है, डोनर्स, डोनेट करने वाले, दानकर्ता। ठीक है, तो उन सब की भूमिका तथा अन्य पक्षों की भूमिका। कहने का मतलब है कि देश का जो विकास होता है ना, उस विकास में सरकार तो काम कर ही रही है, गैर सरकारी संगठन कैसे काम कर रहे हैं, स्वयं सहायता समूह कैसे काम कर रहे हैं, और अन्य जो अलग अलग संस्थाएं खुली हैं, प्राइवेट हो गया या फिर दूसरे और पक्ष हो गए, वो किस तरीके से डेवलपमेंट में अपना योगदान करते हैं, उन सभी पे आधारित क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये सिलेबस हमारा कहता है। तो ये हो गया। इसके बाद अब यहाँ से शुरू होता है सामाजिक न्याय। ये मैंने अलग से लाइन ड्रॉ करके रखी है। ठीक है, तो केंद्र और राज्यों द्वारा, केंद्र मतलब संघ असल में, और इसके बाद राज्य मतलब स्टेट है ना, तो केंद्र और राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए। अति संवेदनशील वर्ग कौन से होते हैं, जैसे बच्चे हो गए, जैसे महिलाएं हो गई, जैसे वृद्धजन हो गए हमारे, जैसे फिजिकली चैलेंज्ड लोग हो गए, मतलब दिव्यांगजन हो गए, तो ये कहलाते हैं अति संवेदनशील वर्ग। इसमें हमारे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वगैरह भी आते हैं, अन्य पिछड़े वर्ग वगैरह भी आते हैं। तो इनके लिए सरकार की कल्याणकारी योजनाएं कौन कौन सी वो पढ़ना है, इन योजनाओं का प्रदर्शन कैसा रहा वो देखना है। अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र कौन कौन से हैं, जैसे मान लो अनुसूचित जाति आयोग हो गया, जनजाति आयोग हो गया, पिछड़ा वर्ग आयोग हो गया, या फिर राष्ट्रीय महिला आयोग हो गया। तो इनके लिए कौन से तंत्र गठित किए गए हैं, कौन कौन से कानून बनाए गए हैं, विधि बनाई गई हैं, कौन कौन सी संस्थाएं और निकाय इनके लिए काम कर रहे हैं। तो इन सभी बेसिकली इसके मूल में क्या है, जनसंख्या का अति संवेदनशील वर्ग। ठीक है, ये पूरी हेडिंग के मूल में वही है। तो उसके लिए सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार किस प्रकार से काम करती है, वो पूरा सिस्टम आपको उसको समझना है, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। ठीक है, इसके बाद फिर इसी में अगला है हमारा स्वास्थ्य, शिक्षा और मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक सेवाओं या सामाजिक क्षेत्र के विकास तथा उनके प्रबंधन से संबंधित विषय। यहाँ पे जो मैंने अंडरलाइन किया आप देख रहे हो, मानव संसाधन। संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन जहाँ से हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, जहाँ से विकास होता है। जैसे मान लो वन हो गया तो वन एक संसाधन है, जल हो गया, जल एक संसाधन है जहाँ से हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं।
तो मानव भी एक प्रकार का संसाधन है। अगर मनुष्य का मस्तिष्क विकसित है, किसी की बुद्धि अच्छी चलती है और यदि वो वैज्ञानिक बन गया, अच्छा इंजीनियर बन गया, तो क्या वो विकास में योगदान नहीं करेगा? तो इसलिए मानव भी एक प्रकार से संसाधन ही है। लेकिन ये संसाधन पता लगा अपना वीडियो गेम खेलने में मस्त हैं, ऑनलाइन जो गेमिंग है, पबजी खेलने में मस्त हैं, रील्स देखने में मस्त हैं, ठीक है, सोशल मीडिया में इतने बिजी हैं कि उनको कुछ टाइम ही नहीं है कि वो अपने अंदर स्किल्स को डेवलप करें। तो यहाँ पे वही चर्चा हो रही कि स्वास्थ्य, शिक्षा और मानव संसाधन से संबंधित जितने भी विषय हैं उन सब पे भी क्वेश्चन बना के देगा यूपीएससी, ये सिलेबस में कहा गया है, ठीक है। और इसके बाद लास्ट है हमारे इसका गरीबी और भूख से संबंधित विषय। ये भी आज भी हमारे देश में ये दोनों मुद्दे व्याप्त हैं बिल्कुल निश्चित तौर पे। तो इनसे संबंधित जो विषय हैं, चाहे वो सरकार की कोई योजनाएं हों या फिर कुछ और नई डेवलपमेंट्स वगैरह हैं, तो इन पे आधारित क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो जितने भी टॉपिक अभी आपने देखे हैं, आप सब देख पा रहे हो कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड हैं। ये वैसा पेपर नहीं है जैसा जीएस पेपर फर्स्ट था कि आपने उसमें बुक्स को पढ़ लिया और हो गया। यहाँ आपको करंट अफेयर्स से चीज़ों को अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन करंट अफेयर्स से ही बनेंगे। स्टैटिक स्टडी सिर्फ इसलिए होगी कि आपको गरीबी समझ में आ जाए कि गरीबी किसको कहते हैं, भूखमरी समझ में आ जाए, उसके कारण समझ में आ जाए। लेकिन जब क्वेश्चन बनेगा ना, तो वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड बनेगा, जिसमें आपका स्टैटिक ज्ञान भी काम आएगा और करंट अफेयर्स के डेटा को भी आपको उसमें संदर्भ के रूप में उपयोग करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये था हमारा लोक नीति और सामाजिक न्याय वाला खंड। अगला शासन व्यवस्था रहेगा, जिसको अभी हम वापस से आते हैं। पहले हम चलते हैं थोड़ा ये सामाजिक न्याय और लोक नीति वाले क्वेश्चंस को देख लेते कि क्वेश्चन पिछले सालों में कैसे पूछे गए। तो यहाँ पे लोक नीति और सामाजिक न्याय के आपको पिछले साल के प्रश्न पत्र क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रश्न पत्र नहीं मिलेंगे। पहला देखो आप, मानव संसाधन विकास, वहीं से क्वेश्चन है और ये 2023 का ही क्वेश्चन है आई थिंक, ठीक है। आप देख लेना 23, 22 और 21 इनमें से किसी एक साल का है, ज़्यादातर 2023 के हैं, ठीक है, पिछले साल के। तो मानव संसाधन विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाना भारत की विकास प्रक्रिया का एक कठोर पक्ष रहा है। कहने का मतलब भारत में जो भी विकास हो रहा है वो ठीक है, जीडीपी अच्छा है, ग्रोथ रेट ठीक ठाक है, समृद्धि अच्छी है, लेकिन जो हमारी इतनी बड़ी जनसंख्या है देश की, इसमें स्किल नहीं है। तो उसी के आधार पर ये क्वेश्चन बनाया गया कि ये एक कठोर पक्ष रहा है हमारी विकास यात्रा का। तो ये तो स्टेटमेंट हो गया। अब क्वेश्चन कह रहे हैं कि ऐसे उपाय सुझाइए जो इस अपर्याप्तता को दूर कर सकें। मतलब ऐसा कोई आइडिया बताओ जिससे कि मानव संसाधन को विकास के उसमें शामिल किया जा सके, ठीक है। सो ये एक क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे दोनों ही क्वेश्चन लिए मैंने, दो पर्याप्त हो रहा आई थिंक इसके लिए। वंचितों के विकास और कल्याण की योजनाएं। वंचित अभी जिनकी चर्चा कर रहे थे अपन, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, आदिवासी या अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के लोग या पिछड़े हुए लोग, दिव्यांगजन, इनको वंचित वर्ग कहा गया। तो इनके विकास और कल्याण की जो योजनाएं हैं अपनी प्रकृति से ही दृष्टिकोण में भेदभाव करने वाली होती हैं। ये एक स्टेटमेंट है। प्रश्न कह रहा है क्या आप सहमत हैं, क्या आपको लगता है कि वो भेदभाव करती हैं ये योजनाएं? आपको कि भेदभाव कैसे करती हैं? देखो, हम कई बार कहते हैं ना कि भाई इस योजना का लाभ सिर्फ उसको मिलेगा जिसकी मासिक आय इतने रुपए से अधिक नहीं है। मतलब जो गरीब है केवल उसको लाभ मिलेगा, अमीर व्यक्ति को लाभ नहीं मिलेगा। किसी के पास रहने के लिए बड़ा सा मकान है और बहुत संसाधन है, और एक व्यक्ति जिसके पास मकान तक नहीं है, तो एक सरकार की योजना है कि ठीक है भाई ऐसे व्यक्ति को हम पैसे देंगे और इस व्यक्ति को पैसे नहीं देंगे। तो ये तो भेदभाव हो गया। तो स्टेटमेंट वही कह रहा है कि जो गरीबों के कल्याण के लिए या वंचितों के कल्याण के लिए जो योजनाएं बनती हैं वो दृष्टिकोण से ही भेदभाव करने वाली होती हैं। आप बताओ क्या आप सहमत हो? और यदि आप सहमत हो तो अपने उत्तर के पक्ष में कारण भी दो, और असहमत हो तो भी कारण दो। मतलब आप जो भी बोल रहे हो आपको कारण देना है, ठीक है। बाकी मैं आपको बता दे रहा हूँ ये भेदभाव करने वाली नहीं होती हैं। वो ऊपर से लगता है कि भेदभाव हो रहा है, ठीक है, लेकिन आप ये बताओ, मुझे कहीं पे इंटरनेट पे एक इमेज मिली थी बहुत अच्छी। ये एक दीवार है, ठीक है, ये इस दीवार के उस तरफ मैच चल रहा है कोई। अब एक लड़का थोड़ा बड़ा है, ऊंचा है, ठीक है, तो वो यहीं से खड़े होके उस मैच को देख पा रहा है। लेकिन एक छोटा बच्चा है
अब वो बच्चा यहाँ से नहीं देख पा रहा, तो अभी क्या बोलोगे कि ये समानता है या भेदभाव हो रहा है? अभी भेदभाव हो रहा है। हमने क्या किया, इस बच्चे के लिए कहा कि चलो भाई हम तुम्हें एक टेबल देते हैं, इस पर खड़े हो जाओ, अब तुम इसको देख सकते हो। तो इसको भेदभाव नहीं कहते, इसको बराबरी करना कहते हैं। समझ में आई बात? तो जो वंचितों के कल्याण के लिए या पिछड़े लोगों के कल्याण के लिए जो योजनाएं होती हैं, वो योजनाएं भेदभाव करने वाली नहीं होती, बल्कि वो समानता लाने की कोशिश करती हैं। ठीक है, इसलिए आपको सहमत तो बिल्कुल नहीं होना इससे, और धोखे से हो गए सहमत तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी फिर। ठीक है, आप तर्क नहीं दे पाओगे। सो ये हो गया आपका लोक नीति और सामाजिक न्याय। मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं इसके, थोड़ा सा समझा दिया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी बुक्स वगैरह आपको इसमें पढ़नी है। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए एक जो भारतीय समाज की बुक मैंने आपको पिछले उसमें बताई हुई, राम आहूजा सर की बुक, वो आप पढ़ सकते हो, या फिर दृष्टि की क्विक बुक मैंने एक बताई होगी, तो वो भी आप देख सकते हो। तो ये कॉमन सिलेबस आपको जीएस पेपर से भी थोड़ा सा मिल जाएगा, सोशल जस्टिस या सामाजिक न्याय के लिए। ये सामाजिक न्याय यहाँ पे देख सकते हो। इसके बाद फिर पाठ्यक्रम का कवरेज कहाँ से होगा, तो दृष्टि की जो क्विक बुक जिसकी मैंने चर्चा करी थी, ये नई बुक नहीं है अलग से, वही पिछले पेपर में जो बताई थी उसी की मैं चर्चा कर रहा हूँ यहाँ पे। भारतीय समाज और सामाजिक न्याय, वो बुक आप खरीद लेना, तो पाठ्यक्रम का कवरेज उससे बहुत कुछ हो जाएगा। बाकी मैं आपको फिर बता रहा हूँ, करंट अफेयर्स को तो आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद एडवांस में यदि आपको कोई स्टडी करना है तो सरकारी योजनाएं, बजट, आर्थिक सर्वेक्षण और रिपोर्ट तथा सूचकांक वगैरह जो निकलते हैं ना, उनको आप हमेशा अपनी नज़र में रखना, क्योंकि इन्हीं से तो आप बताओगे कि समाज में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सबूत और गवाहों को मद्देनज़र रखते हुए बोलते हैं ना, तो इन्हीं को, यही आपके सबूत हैं, यही आपके गवाह हैं, सरकारी योजनाएं, बजट, आर्थिक सर्वेक्षण, रिपोर्ट या सूचकांक वगैरह। ठीक है, इन्हीं के डेटा का उपयोग करके आप बताओगे कि अच्छा ये समाज में हो रहा है तो ऐसा हो रहा है, ये हम इस रिपोर्ट के आधार पर कह सकते हैं, या फिर सरकार को ऐसा करना चाहिए था क्योंकि भारत में अभी बेरोजगारी ऐसी है या फिर गरीबी ऐसी है, ये वाली रिपोर्ट ऐसी बता रही थी। तो इस तरीके से आपको अपना आंसर लिखना पड़ेगा। ठीक है, अपने ऐसे मन से नहीं लिख सकते आप बिना सबूतों के। तो एडवांस स्टडी कहाँ से करोगे, यहाँ से। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सिलेबस का अगला खंड, जो कि है गवर्नेंस। गवर्नेंस मतलब शासन व्यवस्था। तो सबसे पहले इसके सिलेबस को देखते हैं। यह है शासन व्यवस्था का सिलेबस आपका। शासन व्यवस्था यानी गवर्नेंस में आपको शासन व्यवस्था, पारदर्शिता, जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ये जो दो शब्द है ना, पारदर्शिता और जवाबदेही। पारदर्शिता का मतलब होता है कोई भी चीज़ चोरी छुपे नहीं हो रही, सबको पता है कि आपने क्या क्या किया। मतलब जैसे सरकार को कुछ टैक्स मिला, अब उस टैक्स को किस तरीके से खर्च किया गया वो पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट है, वो कहीं से छुपाया नहीं गया है, सब कुछ जो पूरा हिसाब है, लेखा जोखा है, वो आपके सामने, उसको कहते हैं पारदर्शिता। जवाबदेही का मतलब होता है अकाउंटेबिलिटी, यानी कि कुछ घटना हो गई, कुछ हो गया तो जवाबदेह कौन। ठीक है, तो इस तरीके से कहीं दंगा हो गया है, कुछ भी हो गया तो जवाबदेह कौन। तो पारदर्शिता और जवाबदेही ये शासन व्यवस्था के दो महत्वपूर्ण पक्ष हैं। इसके बाद फिर ई अभिशासन, ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस मतलब इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। अब हर चीज़ के लिए आपको कागज़ पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी चीज़ें वेबसाइट पर डिजिटल रूप में भी हो रही। तो उसके एप्लीकेशंस यानी अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं, संभावनाएं, ये सारी चीज़ें, मतलब ई गवर्नेंस के बारे में आपको सब कुछ पढ़ना है। फिर नागरिक घोषणा पत्र, नागरिक जिसको हम सिटीजन चार्टर बोलते हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है सिटीजन चार्टर्स, तो ये भी आपको पढ़ना है, इसके सभी पक्षों को पढ़ना है। पारदर्शिता और जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय, कहने का मतलब हमारी जो शासन व्यवस्था काम करती है वो उसके काम करने के सभी पक्ष, चाहे वो पारदर्शिता हो, जवाबदेही हो, ई अभिशासन हो या फिर नागरिक घोषणा पत्र हो, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। ठीक है, और सारी चीज़ों को कवर करना है। इसके बाद दूसरा पॉइंट इसका है, छोटा सा है, लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका। लोकतंत्र मतलब जनता का शासन, जनता पर, जनता के द्वारा, जनता का शासन। ठीक है, तो उसमें सिविल सेवाओं की क्या भूमिका। सिविल सेवा मतलब जिसकी तैयारी आप अभी कर रहे हो, ठीक है, या करने का सोच रहे हो, तो उसकी क्या भूमिका है लोकतंत्र में, ये दूसरा पॉइंट है हमारे गवर्नेंस के अंतर्गत। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको बताया राजनेता लोग नहीं आते, जितने IAS अधिकारी, IPS अधिकारी हैं या जो सरकारी जितने भी कर्मचारी हैं लोक सेवाओं में लगे हुए, वो सब आते हैं। ठीक है,
सो ये शासन व्यवस्था का सिलेबस था। इसमें 2 ही पॉइंट हैं। सबसे बड़ा सिलेबस पॉलिटी गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन का है, वो मैं आपको बता चुका हूँ, और वो 125 अंकों का भी आता है जीएस पेपर सेकंड में। तो ये सिलेबस आपको समझ आ गया गवर्नेंस का। अब हम चलते हैं और थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं इसके कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। यदि आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर देखोगे तो पॉलिटी गवर्नेंस में पहला क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है, अभिशासन के एक, अभिशासन माने वही गवर्नेंस, ठीक है। इसको कहीं शासन व्यवस्था बोला जाता है, कहीं गवर्नेंस बोला जाता है। तो अभिशासन के एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में ई शासन, अब इसमें शासन भले ही लिखा हो लेकिन ये ई अभिशासन है। कभी शासन लिखेंगे, कभी अभिशासन लिखेंगे, कभी शासन व्यवस्था लिखेंगे। तो ई गवर्नेंस इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है। तो कहा गया है कि अभिशासन के एक महत्वपूर्ण पक्ष के रूप में ई शासन ने सरकारों की प्रभावशीलता यानी इफेक्टिवनेस, पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेहिता यानी अकाउंटेबिलिटी का आगाज़ कर दिया है। आगाज़ कर दिया मतलब शुरुआत कर दी। पहले जब इलेक्ट्रॉनिक शासन नहीं था, ई शासन नहीं था, तो गवर्नमेंट उतनी प्रभावशाली नहीं होती थी, पारदर्शी भी नहीं होती थी और जवाबदेही भी तय नहीं हो सकती थी। अब डिजिटल रूप में क्या हो गया कि सारी चीज़ें सब के सामने उपलब्ध हैं। कुछ भी होता है देश के किसी भी विभाग में, सरकार के किसी विभाग में, तो वो लगभग सबको पता चल जाता है। तो कहने का मतलब है अब ये सरकार की प्रभावशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेहिता, इसकी शुरुआत हो गई है ई शासन के माध्यम से। ये एक स्टेटमेंट है। क्वेश्चन कहता है कौन सी अपर्याप्तताएं या कौन सी कमियां इन विशेषताओं की अभिवृद्धि में बाधा बनती हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे ठीक है भाई, ई अभिशासन आया तो पारदर्शिता और जवाबदेहिता सब कुछ अपने आप आ गया। प्रश्न कह रहा है कि क्या इसमें बीच में कुछ ऐसी दिक्कतें भी हैं? कौन सी दिक्कतें हैं बताओ जो बाधा बनती हैं। तो आप कह सकते हो कि अपने देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे आज भी इंटरनेट का यूज़ करते नहीं आता, जिनसे आज भी वेबसाइट वगैरह चलाना नहीं आता, ठीक है। बहुत सारी सरकारी जो सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना काम खुद नहीं कर सकते, ठीक है। तो अभी भी जन जागरूकता की कमी तो है। तो एक अपर्याप्तता तो यही हो गई। बाकी आप दिमाग लगा लेना और जब आप पढ़ाई करोगे तो और आपके सामने आ जाएंगी चीज़ें। तो एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन है क्या नागरिक समाज मतलब वही एनजीओ वगैरह या सहकारी समितियां या फिर कुछ और प्रभावक समूह हो गया। तो ये नागरिक समाज और गैर सरकारी संगठन आम नागरिक को लाभ प्रदान करने के लिए लोक सेवा प्रदायगी का वैकल्पिक प्रतिमान प्रस्तुत कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि मतलब जैसे लोक सेवा प्रदान करने का मतलब सरकार जितनी भी सर्विस प्रदान करती लोगों को, क्या वही सेवाएं ये एनजीओ वगैरह या नागरिक समाज लोगों को दे सकते हैं? मतलब लोक सेवाओं को हटा दिया जाए और कहें कि चलो ठीक है, अब ये जो एनजीओ या जो संघ वगैरह संगठन बने ना, अब यही लोगों का भला करेंगे, सरकार को हटाओ वहाँ से। तो क्वेश्चन कह रहा है क्या ऐसा हो सकता है, क्या वैकल्पिक मॉडल आ सकता है क्या ये नागरिक समाज के रूप में? अगर आ सकता है तो इस वैकल्पिक प्रतिमान के समक्ष चुनौतियाँ कौन कौन सी है उनकी विवेचना कीजिए। अब आप देखो ये चुनौतियाँ शब्द या अपर्याप्तताएँ, बाधाएँ, ये आपको ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में मिलता है। क्योंकि एक आईएएस अधिकारी को क्या करना है, अल्टीमेटली आपका सिलेक्शन होगा तो आगे आपका काम क्या करोगे, यही ना काम करोगे चुनौतियों से निपटने का। तो इसीलिए इन क्वेश्चंस का स्वरूप इस तरीके का होता है जो आपसे पूछे जाते हैं। ऊपर वाला 150 शब्दों में लिखना था, नीचे वाला 250 शब्दों में लिखना था। और 150 वाले में आपको 10 अंक मिलेंगे, 250 वाले में 15 अंक मिलेंगे, ठीक है। सो ये था हमारा शासन व्यवस्था का पिछले सालों का क्वेश्चन पेपर का अनुभव। इसके बाद हम देख लेते हैं कि आप कौन कौन सी बुक्स इसमें पढ़ोगे। तो अध्ययन सामग्री में बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए अलग से कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिलेबस का कवरेज आपका हो जाएगा, जो आपका जीएस का चौथा पेपर है, नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि, वहाँ से हो जाएगा सिलेबस का कवरेज। जब आप उसको पढ़ोगे तो ये अपने आप पढ़ जाएगा ये वाला, ठीक है। फिर एडवांस में यदि आपको कोई स्टडी करनी है तो इग्नू की वेबसाइट पे जाना और ग्रेजुएशन वाले उसको आप खंड को खोल के लोक प्रशासन सब्जेक्ट के कुछ चैप्टर्स डाउनलोड कर लेना वहाँ से, ठीक है। और दूसरा जो आपको मिलेगा एडवांस स्टडी में वो है लोक सेवकों से जुड़े समसामयिक मुद्दे या घटनाएं। जैसे लोक सेवकों के ऊपर कोई कार्यवाही हो गई या लोक सेवकों ने समाज पर कोई कार्यवाही करी तो क्या किया, किस तरीके से किया, उसका क्या फ़ायदा क्या नुकसान हुआ,
ये आपको पढ़ना है, इससे आपको शासन व्यवस्था समझ में आएगी। ठीक है, कहीं पे कर्फ्यू लग गया तो किस तरीके से हुआ, क्या लोगों ने क्या किया, या कर्फ्यू का क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव हुआ। तो ये शासन व्यवस्था हो गया। इसके बाद अब अंतिम हमारा खंड बचता है जीएस सेकंड पेपर का, वो है इंटरनेशनल रिलेशंस यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 50 नंबर का आता है, आपको पता है। आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध का सिलेबस है, जिसमें केवल इतना नहीं है, आगे है अगले पेज में, जिसमें भारत और इसके पड़ोसी देश कौन, जैसे अभी आप देख सकते हो, मान लो ये भारत है, तो यहाँ पे बांग्लादेश, यहाँ पे श्रीलंका, यहाँ और नीचे मालदीव, यहाँ फिर पाकिस्तान है, और फिर उसके ऊपर अफ़गानिस्तान है, फिर और ऊपर चाइना है, फिर यहाँ बांग्लादेश के बाजू में आप देख सकते हो म्यांमार वगैरह है। ठीक है, सो ये भारत के पड़ोसी देश हो गए। नेपाल भूटान को तो मैं भूल ही गया। तो ये भारत के पड़ोसी देश, इनसे भारत के कैसे संबंध हैं, और दूसरे जो देश हैं खासकर चाइना, इन पड़ोसी देशों को किस तरीके से प्रभावित करता है या भड़काता है, जो भी करता है मैं अपनी भाषा में बोल रहा हूँ, भड़काना। और अमेरिका भले ही दूर है, पर अमेरिका भी कम नहीं है। अभी आप देख रहे हो बांग्लादेश के उसमें अमेरिका का बिल्कुल रोल रहा है। ऑफिशियली कोई भले ही उसको एक्नॉलेज ना करे, मतलब ना माने, लेकिन रहा है उसमें रोल। बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स वगैरह आई हैं। तो ये भारत के पड़ोसियों के बारे में आप पढ़ोगे। उसके बाद फिर द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह। द्विपक्षीय समूह मतलब जिसमें केवल 2 पक्ष या 2 देश शामिल हों। क्षेत्रीय समूह मतलब क्षेत्र जैसे होता है, एक मिडिल ईस्ट होता है। मिडिल ईस्ट में कौन कौन शामिल है, जैसे सऊदी अरब हो गया, ईरान हो गया, इजराइल, फ़िलिस्तीन वगैरह, जहाँ आप देख रहे हो मिडिल ईस्ट उसको कहते हैं। फिर दक्षिण पूर्व, यदि आपको देखना हो दक्षिण पूर्व एशिया, तो इसमें भारत आता है, भारत दक्षिण एशिया में आता है। फिर और दक्षिण पूर्व में आपका जैसे म्यांमार है, थाईलैंड है, वियतनाम है, कंबोडिया है, लाओस है, तो ये सब आते हैं, सिंगापुर है। तो ये अलग क्षेत्र हो गया। मिडिल ईस्ट अलग क्षेत्र हो गया, यूरोप अलग क्षेत्र हो गया, उत्तर अमेरिका अलग क्षेत्र हो गया, दक्षिण अमेरिका अलग क्षेत्र हो गया, अफ्रीका अपना अलग क्षेत्र है। ठीक है, सो इस तरीके से वो उनके यदि कोई समूह है तो वो क्षेत्रीय समूह कहलाते हैं। जैसे अफ्रीकन यूनियन हो गया, ठीक है, या जैसे ब्रिक्स हो गया, या जैसे बिम्स्टेक हो गया, जैसे सार्क हो गया। तो इस तरीके से ये क्षेत्रीय समूह। फिर वैश्विक समूह भी होते हैं, जैसे G20 हो गया। तो ये जो जितने भी समूह हैं तथा भारत से संबंधित और भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते या करार, मतलब कुछ किसी ने, अमेरिका ने किसी पे सैंक्शन लगा दिया, भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा वो भी आपको देखना है। या फिर 2 देशों ने आपस में क्या डील करी है, मान लो रूस और चाइना ने कोई कुछ डील करी है, तो भारत पे उसका क्या असर हो सकता है। या जैसे चीन का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, पाकिस्तान ने उसको स्वीकृति दे दी और वो दोनों के बीच में संबंध करार हो गया, समझौता हो गया, तो भारत पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ये जहाँ भी आपको देखना है अंतर्राष्ट्रीय संबंध में, भारत को तो केंद्र में रखना है कि भारत पे क्या असर होगा। ठीक है, वो चीज़ आपके बिल्कुल काम की नहीं जिसका असर भारत पे ना हो। और आज के वैश्वीकरण के युग में विश्व की ऐसी कोई घटना नहीं जिसका प्रभाव दूसरे देश पे ना हो। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला ये खंड आपका समय के साथ। इसके बाद फिर है भारत के हितों और भारतीय परिदृश्य पर विकसित तथा अन्य विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव। कहने का मतलब विकासशील देशों ने कोई नीति बनाई कि भाई हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे। अमेरिका ने कहा कि ठीक है, हम पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए या पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए हम कुछ नहीं करने वाले। ठीक है, पेरिस समझौते से हम वापस लेते हैं अपने आप को। तो अब विकसित देश ने ऐसा कर दिया, विकासशील देश पे इसका क्या प्रभाव होगा, क्या असर होगा, तो सिलेबस कहता है कि आप उसको पढ़ो। इसके बाद फिर प्रवासी भारतीय मतलब भारत के लोग जो दूसरे देशों में रह के काम कर रहे हैं। ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन भी है, अभी मैंने शामिल किया है, बताऊंगा आपको, तो ये भी आपको पढ़ना है। इसके बाद फिर महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, जैसे कि विश्व बैंक हो गया, जैसे IMF हो गया, जैसे कि एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, संस्थाएं और मंच, उनकी संरचना कैसी है। ये सबसे बड़ा तो UN हो गया, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस, तो उनकी संरचना एवं अधिदेश मतलब होता है कोई दायित्व जो उनको सौंपा गया है काम, कि भाई ये संस्था है, जैसे UN है संस्था है, तो उसको कुछ काम सौंपा गया कि आपको क्या करना है, उसको कहते हैं हम अधिदेश या मैंडेट। तो इस तरीके से यदि आप गिनती करोगे तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जो टोटल आपके पॉइंट हैं, एक तो ये हो गया,
इसके बाद दूसरा ये भारत के हितों वाला, तीसरा द्विपक्षीय वाला और चौथा ये भारत के पड़ोसी देश। तो ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध वाला था। और इस तरीके से हमारा जो जीएस का सेकंड पेपर है इसका सिलेबस होता है समाप्त। अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित हम जो क्वेश्चन थे थोड़े उनको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देखोगे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का, तो पहला क्वेश्चन मैंने उठाया है, ये 2023 का ही है, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका चीन के रूप में एक ऐसे अस्तित्व के खतरे का सामना कर रहा है जो तत्कालीन सोवियत संघ की तुलना में अधिक चुनौतीपूर्ण है, ठीक है। मतलब एक समय ऐसा था द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पे, उसके बाद में, कि जो सोवियत संघ, जो आज की डेट में जिसको हम रूस बोलते हैं, जिसमें और देश भी शामिल थे, तो वो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन आज की डेट में जो अमेरिका है वो चीन के रूप में उस चैलेंज को देख रहा है जो पहले सोवियत संघ के रूप में था। और ये जो चीन वाला जो चैलेंज है ये सोवियत संघ से भी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है, ये क्वेश्चन का कथन कह रहा है। अब प्रश्न आपसे कह रहा है कि इसकी विवेचना करो, मतलब डिस्कस करो, चर्चा करो इस पर। तो चर्चा आपको ऐसे करना है कि थोड़ा सा आपको सोवियत संघ का लेना है, बैकग्राउंड लेना है, पृष्ठभूमि। फिर उसके बाद आप बताओगे कि सोवियत संघ किस तरीके से चुनौतियाँ दे रहा था और आज चीन किस तरीके से चुनौतियाँ दे रहा है। और इस दोनों तरीके की तुलना करते समय आपको चीन का थोड़ा वजन ज़्यादा रखना है चुनौतियों का, तो आपका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि बताना है ना आपको अधिक चुनौतीपूर्ण चीन। तो इस तरीके से आपको 150 शब्दों में आंसर करना है इसको। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय प्रवासियों ने पश्चिम में, पश्चिम मतलब यूरोप और अमेरिका को भी पश्चिम में ही गिना जाता है, ठीक है। जो अंग्रेजों वाले देश हैं उनको पश्चिम कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो भारतीय प्रवासियों ने पश्चिम में नई ऊंचाइयों को छुआ है। नई ऊंचाइयों का मतलब वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़े बड़े पदों पर नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। बहुत सारा पैसा कमा के भारत भेज रहे और बहुत सारे काम कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, विदेशों में। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत के लिए इसके आर्थिक और राजनीतिक लाभों का वर्णन करें। तो भारत के दो प्रकार के लाभ, एक तो आर्थिक लाभ कि वहाँ से डॉलर्स कमा के ला रहे, दूसरा राजनीतिक लाभ। राजनीतिक लाभ का क्या मतलब है कि जो विदेश, भारत की जो विदेश नीति है उसमें क्या फ़ायदा हो सकता है या प्रवासी भारतीय किस तरीके से अपना रोल प्ले कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है। इसको भी 150 शब्दों में आपको डील करना है। इसके बाद फिर जो अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है वो है SCO। SCO मतलब संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो चीन के नेतृत्व में एक संगठन है, वो एक वैश्विक संगठन है। क्वेश्चन कह रहा है कि इसके लक्ष्यों और उद्देश्यों का विश्लेषणात्मक परीक्षण कीजिए। मतलब संघाई सहयोग संगठन के लक्ष्य क्या हैं, उसके उद्देश्य क्या हैं, विश्लेषण करो और परीक्षण करो। फिर आगे एक और पूंछ जोड़ दी गई है पीछे कि भारत के लिए इसका क्या महत्व है। बिना भारत के महत्व का तो कोई प्रश्न ही नहीं बनेगा, ठीक है। तो SCO का सदस्य है भारत, उसमें नो डाउट। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के लिए ये किस तरीके से महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से किसी और संगठन के ऊपर से भी क्वेश्चन बन सकता है। आपको 250 शब्दों में इसको आंसर करना है और 15 नंबर का ये आपका सवाल है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। अब हम देख लेते हैं कि आपको बुक्स कौन कौन सी पढ़नी है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए। तो सबसे पहले तो क्लास 12th की NCERT समकालीन विश्व राजनीति, ये आपको पढ़ना है बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसके अलावा मैंने आपको एक और बुक बताई थी पिछले GS 1 पेपर में, इतिहास वाले में, विश्व के इतिहास की, नॉर्मन लो की हिंदी अनुवाद वाली, ठीक है। तो वो बुक जो आप खरीदोगे वो यहाँ भी काम आएगी आपकी, और बहुत ज़्यादा काम आएगी, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा काम आएगी। यानी वर्ल्ड हिस्ट्री को आपको पढ़ना ही पढ़ना है, तभी अंतर्राष्ट्रीय संबंध आपको ठीक से समझ आएंगे। जैसे अभी सोवियत संघ आया, अभी विश्व का इतिहास नहीं पढ़ोगे तो सोवियत संघ के बारे में क्या लिख पाओगे फिर, ठीक है। तो इसलिए आपको विश्व का इतिहास पढ़ना है। तो ये हो गया बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसके बाद सिलेबस की कवरेज के लिए आप दो में से कोई एक बुक पढ़ सकते हो, इन दो में से कोई एक। दृष्टि IAS की क्विक बुक आती है, या तो उसको पढ़ लो, या फिर मैग्रो हिल पब्लिकेशन से पुष्पेश पंत और जितेंद्र कुमार पांडे की बुक आती है, वो पढ़ सकते हो। तो मैं यहाँ पे आपको ये दूसरे वाली रिकमेंड करूँगा। आप चाहें तो दृष्टि की क्विक बुक भी पढ़ लें, दोनों मत खरीदें लेकिन, ठीक है, क्योंकि वो कोई मतलब का नहीं रहेगा यदि आप दोनों खरीदते हो तो।
इसके बाद फिर आपका जो तीसरा यानी एडवांस्ड जो आपको स्टडी करना है, उस एडवांस स्टडी में आपको न्यूज़पेपर्स पढ़ने हैं, संपादकीय लेख पढ़ना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट एक यूट्यूब चैनल है स्टडी IQ। तो आप चैनल के नाम पे मत जाओ, आप जाओ इस लीजेंड के नाम पे, प्रशांत धवन। ठीक है, प्रशांत धवन के वीडियो जो सर हैं, मैं ऐसे ही प्रशांत धवन बोल रहा हूँ, लेकिन वो कोई डिसरिस्पेक्ट में नहीं बोल रहा हूँ। तो इनके आप वीडियो देखोगे, ऑसम है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए तो इनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये तो आपको हर एक वीडियो देखना है, कॉमेडी से भी भरपूर रहेंगे, और जो व्यक्ति नए नए होंगे शायद उनको समझ ना आए, क्योंकि इनकी कॉमेडी बहुत ऊंचे लेवल की होती है, लेकिन जो विश्लेषण होता है इनका वो और ऊंचे लेवल का होता है। इनकी जो भविष्यवाणियाँ होती हैं वो भी ऊंचे लेवल की होती हैं। ठीक है, अगर इन्होंने किसी वीडियो में बोल दिया कि आगे आने वाले समय में ऐसा होगा, तो ऑलमोस्ट वो हो ही जाता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आगे पीछे होके। ठीक है, तो बहुत अनुभव है इनको, और पूरे ऑनेस्टली जो ये जिस तरीके से वीडियो बनाते हैं और जो इनका नेचर है, उस हिसाब से मुझे ज़रूरी लगा कि इनके बारे में मैं इतना बोलूं। तो जो अब मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, प्रशांत धवन सर के वीडियो आप देख सकते हो। सर्च करेंगे आप स्टडी IQ, सीधा प्रशांत धवन आप सर्च करोगे आ जाएगा। ठीक है, सो ये था आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिए स्टडी मटेरियल। अब इसके बाद आप पूरे GS पेपर की स्ट्रेटजी और अप्रोच को देख लो। मतलब ये अलग अलग सब्जेक्ट के लिए नहीं है कि सोशल जस्टिस के लिए अलग है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिए अलग है, पॉलिटी के लिए अलग, पूरे पेपर का एक साथ मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें आप सबसे पहले आपका दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, तो इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच जो मैंने बताया कि एक विषय को आप बाकी विषयों से जोड़कर पढ़ें। इसके बाद फिर अध्ययन की पूरी प्रक्रिया में जब आप स्टडी करोगे इस पेपर की, तो संविधान, भारत का जो संविधान है वो हमेशा केंद्र बिंदु में होना चाहिए। आप कुछ भी ऐसा नहीं सोचोगे, ऐसा नहीं बोलोगे जो संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ हो। ठीक है, सोचने को सोच सकते हो, नए आइडियाज़ में क्या बुराई है, लेकिन मेरा मतलब ये है कि संविधान को हमेशा ध्यान में रखें आप। अगर संविधान में कोई कमी भी है तो वो भी आप ध्यान में रखें और उसके लिए आप अपना आइडिया लें, लेकिन संविधान आपको दिमाग में रखना है हर हाल में। इसके बाद फिर नए विधेयकों और अधिनियमों पर नज़र रखें। इसके लिए मैंने आपको वेबसाइट बताई, लोकसभा की अलग, राज्यसभा की अलग, ठीक है, और विधायी विभाग वाली वेबसाइट अलग। फिर इसके बाद न्यायालयों, विशेष रूप से जो सुप्रीम कोर्ट हैं, उसके निर्णयों या टिप्पणियों पर भी नज़र रखें। कभी किसी मुकदमे की सुनवाई हो रही और सुप्रीम कोर्ट ने कोई टिप्पणी करी है, तो आप उसको कहीं शॉर्ट में नोट बना के लिख सकते हो। जब कभी क्वेश्चन वैसा आ जाए तो आप उसमें कह सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी करी थी इस डिसीजन में। तो जब आप इस तरीके के संदर्भ रखते हो तो आपके आंसर पे वजन आता है, उसमें थोड़ी एक वैलिडिटी आती है। ठीक है ना। इसके बाद फिर कानूनों और नीतियों के सिद्धांत और व्यवहारिक क्रियान्वयन की तुलना करें। सिद्धांत मतलब क्या सोच के कानून बनाया गया, व्यवहार का मतलब व्यवहार में क्या हो रहा है। ठीक है, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि संविधान वो कानून सिर्फ गरीबों के लिए होता है। हाँ, तो बहुत हद तक ये बात सही भी है, क्योंकि जितने बड़े लोग होते हैं, पहुँचे हुए लोग होते हैं, वो तो कानून को अपने जेब में रख के चलते हैं, और जो गरीब बंदा है वो परेशान हो जाता है। ठीक है, तो आपको देखना है कि सिद्धांत में और व्यवहार में क्या अंतर है, उसकी तुलना करते चलना है जब भी आप पढ़ाई करो। इसके बाद फिर अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है उसके लिए आप जो भी पढ़ो, भारत पर प्रभाव, इस शब्द को आप ध्यान में रखना। कुछ भी हो, भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हमेशा आपके ध्यान में रहना चाहिए। तो ये दृष्टिकोण हो गया। इसके बाद आप औसत अंक भार जो मैंने आपको दिखाया था, आप ऐसा मान सकते हो कि पॉलिटी वाले खंड से 110 अंकों का औसत आएगा। फिर सोशल जस्टिस या विकास प्रक्रिया, लोक नीति वगैरह है 75 अंकों का, उससे आएगा। फिर जो आपका लोक सेवाओं वाला है, शासन व्यवस्था खंड, वो 15 नंबर से आएगा। और अंतर्राष्ट्रीय संबंध 50 अंकों का आएगा। ऐसा आप मान सकते हो, ऐसा लेके आप तैयारी कर सकते हो। टोटल आपके 250 अंक हो जाएंगे। तो औसत अंक भार के बाद आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, आप टारगेट बना सकते हो 125 से 135 आपको इस पेपर में लाना है, ऐसा सोच के। ज़्यादा भी आप कर सकते हो, मेरे ख्याल से टारगेट तो आपका बल्कि 150 का होना चाहिए। ठीक है ना। जब आप 150 का टारगेट लेके चलोगे, आप कहोगे 150 ज़्यादा नहीं हो रहा, 250 में से 150, और जब आप बड़ा टारगेट लेके चलोगे तब कहीं आप इतने पे पहुंच पाओगे। ठीक है, तो टारगेट हमेशा बड़ा होना चाहिए। इसके बाद फिर पाठ्यक्रम में जो जितने भी शब्द दिए गए हैं वो पूरा आप याद कर लें।
यानी आप हर रोज़ पाठ्यक्रम को सुबह शाम पढ़ते रहें, प्रिंट करवा के रख लें, आपकी टेबल पे वो पड़ा रहना चाहिए हमेशा। इसके बाद संक्षिप्त नोट्स बना लें। नोट्स किस तरीके से बनाना है वो पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। हमारे कोर्स का जो नोट्स वाला एक लेसन होगा, एग्जैक्ट अभी मुझे आ नहीं रहा वो कौन से नंबर पे है, लेकिन नोट्स कैसे बनाएं उसके लिए अलग से एक वीडियो है इस पूरे कोर्स में। तो जब वो वीडियो होगा तो मैं आपको बता दूंगा कि नोट्स कैसे बनाने हैं। 2 चरणों में नोट्स बनते हैं टोटल। फिर इसके बाद पिछले 10 वर्षों के आप क्वेश्चन पेपर्स का विश्लेषण करें और फिर जिसका मन करे उसका आप उत्तर भी लिख के देख लें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरे 10 वर्षों के आपको आंसर राइटिंग करनी है, नहीं, लेकिन पढ़ना पूरे 10 वर्षों के क्वेश्चन पेपर्स को है आपको, ठीक है। इससे आपको समझ लगेगी कि किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। कुछ तो क्वेश्चंस मैंने बता दिए इस पेपर में, बाकी आप जब पढ़ोगे तो और समझ आ जाएगा, ठीक है। और अभी बिगिनर हो तो बहुत सारी और नई नई चीज़ें आप सीखते जाओगे। तो इस तरीके से ये था हमारे वीडियो का अंत। थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते क्या क्या देखा। पेपर का स्ट्रक्चर देखा कि इसमें टोटल 4 सब्जेक्ट हैं, एक संविधान और शासन प्रणाली, दूसरा लोक नीति और सामाजिक न्याय, फिर इसके बाद तीसरा शासन व्यवस्था और चौथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ठीक है। कौन सा कितने नंबर का आएगा वो भी आपने देखा। उसके बाद फिर सिलेबस का एनालिसिस किया बहुत डिटेल से। फिर प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस देखे हमने, स्टडी मटेरियल देखा उसके साथ में, और अप्रोच और स्टडी अभी देख के फुर्सत हुए हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपको एक निष्कर्ष निकालना है कि इस पूरे वीडियो का निष्कर्ष क्या निकला, जो इतना लंबा वीडियो बन गया। इसका निष्कर्ष ये निकला कि सिविल सेवा परीक्षा में जो सामान्य अध्ययन का सेकंड पेपर है, ये वैकल्पिक मैं फिर नहीं काट पाया। जो सेकंड पेपर है वो भी एक अनिवार्य पेपर है जिसकी प्रकृति अधिकांशतः डायनेमिक है। डायनेमिक मतलब गतिक। आप ऐसा नहीं जैसे इतिहास है तो वो हमेशा से वैसा ही रहेगा, लेकिन जो पॉलिटी का पेपर है ये पूरा करंट अफेयर्स पे आधारित है। जो कुछ हो रहा है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ये तो बिल्कुल करंट अफेयर्स पे आधारित है, और सामाजिक न्याय वगैरह, लोक नीतियाँ, वो भी वर्तमान पे आधारित ही रहेंगी। अब संविधान या शासन प्रणाली में जो कुछ चल रहा है, मतलब सब कुछ करंट अफेयर्स पे ही आधारित है। इसमें जो आप स्टैटिक पोर्शन पढ़ोगे वो सिर्फ आपको एक बैकिंग प्रदान करेगा, आपको एक अंडरस्टैंडिंग या कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी प्रदान करेगा, जिसके आधार पर आप समसामयिक घटनाओं का विश्लेषण कर पाओगे, ठीक है। तो ये डायनेमिक पेपर है पूरा का पूरा, इसलिए इसके लिए हमें शासन और प्रशासन संबंधी समसामयिक मुद्दों एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की व्यवहारिक समझ होनी चाहिए। व्यवहारिक मतलब प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि हम बस थ्योरी हमने कहीं पे कुछ पढ़ी और बस उसी को करना, नहीं, ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है वो थोड़ी सी समझ हमें होनी चाहिए, ठीक है। सो ये वीडियो का हमारा सार था। अब जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होने वाला है वो रहेगा मेंस के जनरल स्टडीज़ थर्ड पेपर का, जिसको हम अर्थव्यवस्था का या अर्थशास्त्र का पेपर कहते हैं। अर्थव्यवस्था रहेगा उसमें, और साइंस और टेक्नोलॉजी रहेगा, ठीक है ना, पर्यावरण वगैरह भी रहेगा। तो डिटेल से उसको डिस्कस करेंगे। क्या क्या डिस्कस करेंगे वो सब वही सेम चीज़ें रहेंगी। ये पूरे सब्जेक्ट देखेंगे एक एक करके, सिलेबस को देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस पेपर को देखेंगे, टॉपर्स का स्कोर देखेंगे, स्ट्रेटजी वगैरह देखेंगे, और स्टडी मटेरियल को देखेंगे। तो अब हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आया है, कुछ उपयोगी जानकारी मिली है तो इसको लाइक करें, और कुछ क्वेरी वगैरह हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा उसका समाधान करने की। और यदि आपके कोई मित्र वगैरह हैं तो उनको भी आप शेयर कर दें। जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करोगे इस चैनल को, चैनल उतने आगे बढ़ेगा और अधिक लोगों को घर घर ये सामग्री उपलब्ध होने लगेगी, ठीक है। इस कोर्स में टोटल 21 लेक्चर्स हैं। आप प्लेलिस्ट पे जाके उनको देख सकते हो, और आप उस प्लेलिस्ट को सेव भी कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।